ये अच्छा प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हमारा विचारधारा रखेंगे। आप लोगों का विचारधारा भी हम सुनना चाहेंगे, क्योंकि जो भी रखेंगे ये 100% नहीं है। रिसर्च चल रहा है और आगे भी टाइम लगेगा इसको पूरे तरह से समझने के लिए। तो शुरुआत करते हैं चार वेदों से। ऋग्वेद आप जानते हैं, ये सबसे बड़ा वेद है। और इसी ऋग्वेद में मंत्र, श्रुत, प्राकृतिक चिकित्सा की व्याख्या है। ज्यादातर ऋग्वेद में आपको मिलेगा पंच महाभूत। शुरुआत होता है अग्निदेव से। पंच महाभूत के बारे में ऋग्वेद क्लैरिटी दिया, जो आज भी साइंस टेक्नोलॉजी उसी लेवल तक अभी नहीं जा पाए। मैं भी साइंस स्टूडेंट हूँ। उसके बाद आता है यजुर्वेद, यज्ञ अनुष्ठान से संबंधित पद्धतियां उसमें है। उसके बाद आता है सामवेद, संगीत, स्वर, ध्वनि विज्ञान के बाद उसमें आता है। उसके बाद आता है अथर्ववेद, जिसमें चिकित्सा, गणितीय सिद्धांत, खगोल विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, ये सब अथर्ववेद में आता है। इसके बाद शुरुआत होता है हमारा उपनिषद का टाइम। जो उपनिषद 11 इम्पोर्टेंट उपनिषद रखा गया, पर 108 उपनिषद है। उसमें कुछ विलुप्त हो गया और कुछ अभी भी है, पर उसका इम्पोर्टेंस ज्यादातर 11 उपनिषद को दिया गया। और ये सब उपनिषद इसी चार वेद को समझने के लिए, तत्वबोध को, हमें अलग अलग साधु सन्यासी, उनके जीवन में काफी कुछ। उसी टाइम में तो लिखना भी नहीं था। गुरु शिष्य परंपरा में गुरु बोलते थे और याद करके शिष्य सुनते थे उसको। इसी परंपरा से श्रुति और स्मृति के तरह से याद रखा जाता था। लिखने का पद्धति 3000 4000 साल पहले भारत में आया है। आप जानते हैं कैसा शुरुआत हुआ। तो इसके आगे हम बात करेंगे आध्यात्मिक स्तर पर। ये अभी क्या है, वेद से शुरुआत हो गया। दार्शनिक और आध्यात्मिक विचार पर उपनिषद हमारे जीवन के ऊपर, आत्मा के ऊपर, ब्रह्मांड के ऊपर गहरा प्रश्न और उत्तर के साथ, अलग अलग एग्जाम्पल के साथ उसी टाइम में जो पॉसिबल था हमें बताया गया है। ये सब संस्कृत में है। और उसी टाइम में इतना अच्छा कवि हुआ करते थे हमारे साधु संत। ये सब काव्य के फॉर्म में है, अलग साहू जी, अलग आप जानते हैं। साहू जी, जी। आपका आवाज आवाज बहुत गूंज रहा है। इको इको सा हो तो रहा है। क्लियरिटी भी कम है और समझ में कम आ रहा है, क्योंकि आप अच्छा, चैट मैं बॉक्स में वीडियो ऑफ करता हूँ क्योंकि यहाँ पे चैट थोड़ा रेनी है। मैं अभी अभी ठीक है सर जी, वीडियो ऑफ कर दिया। देखिए थोड़ा अभी सा। हम आते हैं भारतीय दर्शन के ऊपर। षड दर्शन है, 6 दर्शन है। ये वैदिक दर्शन है, 6 दर्शन, और 3 दर्शन भी है जो वैदिक नहीं है। टोटल 9 दर्शन है। जो 6 दर्शन है वो है न्याय, तर्क और ज्ञान मीमांसा के ऊपर। दूसरा है वैषयिक, जो भौतिक और परमाणु सिद्धांतों के साथ। तीसरा है सांख्य। सांख्य हमें बताता है पंचभूत महाभूत से हमारा शरीर बना, प्रकृति बना। सांख्य हमें बताता है 36 तत्व में बना है, और क्लैरिटी दिया। ये चेतना प्रकृति का विश्लेषण करता है। उसके बाद आता है योग। योग आप जानते हैं अष्टांग योग, पर ये योग उससे ज्यादा कुछ। योग अलग अलग तरीका का होता है। जो अष्टांग योग है वो पतंजलि महर्षि का अष्टांग योग है। और भी बहुत सारे योग है, आप जानते हैं। कर्म योग है, हठ योग है, जो नाथ संप्रदाय से आता है। उसके बाद जो दर्शन आता है, लास्ट दर्शन है, वो मीमांसा, कर्म और नैतिक के ऊपर। ये 6 दर्शन को छोड़ के और 3 दर्शन है जो वैदिक नहीं है। वो जैन धर्म को एक आता है, बौद्ध धर्म को एक आता है, और सिखिज्म को एक आता है। ये 3 हमारे भारत के अ, वैदिक दर्शन में से नहीं आता है। 6 आता है वैदिक दर्शन में, 3 आता है नॉन वैदिक में। टोटल 9 दर्शन है। और ये 9 दर्शन में ज्यादातर आजकल सांख्य और योग को ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। अभी हमारे आ, न्याय दर्शन को ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाएगा उनके लीगल सिस्टम में। सुप्रीम कोर्ट भी कुछ इम्पोर्टेंस दे रखा है। भारतीय ज्ञान परंपरा हमारे एजुकेशन सिस्टम में अगर इम्प्लीमेंट सही तरीके से होता है, तो अलग अलग जो एजुकेशन सिस्टम से, इवन साइकोलॉजी,
साइकोलॉजी के स्टूडेंट आजकल टोटल वेस्टर्न लिटरेचर्स पढ़ते हैं। तो ये सब हमारे कुछ कुछ अभी भी कुछ बाकी है, कुछ टाइम लगेगा। हर चीज भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर होना चाहिए। अभी हम आते हैं ये 6 दर्शन को छोड़ के, 4 वेद को छोड़ के, 11 उपनिषद को छोड़ के और क्या क्या है भारतीय ज्ञान परंपरा में। और एक इम्पोर्टेंट है, वो है आयुर्वेद। जो आयुर्वेद आप जानते हैं, अभी बहुत सारे आयुर्वेद के एक्सपर्ट्स भी है हमारे साथ यहाँ पर, जो स्वास्थ्य को लेता है, ज्यादा इम्पोर्टेंस देता है। हमारे प्रकृति इतना इम्पोर्टेंस, इतना संयोग से हमें बनाया, जो सीजन में जो पर्टिकुलर मिनरल्स विटामिन हमारे बॉडी में कम होता है, उसी सीजन का जो फ्रूट्स होता है वो उसको पूरा करता है। प्रकृति का संयोग देखिए इतना। तो ये प्रकृति का, ऐसे बोलते हैं कि कोई भी ऐसा पेड़ पौधा नहीं है जिसका मेडिसिनल वैल्यू नहीं होता है। हर किसी का कोई ना कोई, पशु पक्षी से लेके सब किसी का एक दूसरे को अपना अपना कुछ ना कुछ मेडिसिनल उपकार वो करते हैं। तो उसी को लेके, आधार लेके ये आयुर्वेद आया। इसमें शरीर मन आत्मा का संतुलन, दीर्घायु जीवन कैसा होगा। आजकल हमारे दीर्घायु जीवन में आप जानते हैं हमारे 3 जनरेशन से पहले 100 साल से ज्यादा जीते थे, है ना। अभी हमारा क्या बात है, आप समझ सकते हैं हम क्या कर रहे हैं, क्यों हमारा आयु कम हो रहा है। ये सब जो मेडिसिन सिस्टम अभी आया, ये 100 साल पुराना है। उससे पहले आ, हमारे नेचर थेरेपी सिस्टम से चलता था। और ये हर गांव के लोगों को ऑलमोस्ट उनको पता होता था कि ये प्रॉब्लम होने से कौन सा पेड़ पौधा का कौन सा पत्ता किसका, अ, चेर क्या बोलते हैं, रूट का किसका, फल किसका, बीज का क्या, किसी टाइम में कैसे खाने से क्या ठीक हो जाएगा, उनको पता था। आजकल हम ये सब धीरे धीरे मेडिसिन मिल रहा है, इंजेक्शन टैबलेट मिल रहा है, अभी इजीली सब हो जा रहा है। पर आप देखेंगे ये सब रूट कॉज को एड्रेस नहीं करता है, आपको टेम्परेरी रिलीफ देता है। और ये सब चीज हमारे हम छोड़ के आ रहे हैं, ये सब भारतीय ज्ञान परंपरा में है। हमारा जनरेशन ये सब धीरे धीरे छोड़ते जा रहा है। कमिंग जनरेशन इसको पत्ता भी पहचान नहीं पाएगा, कौन सा पेड़ का ये पत्ता आप दिखाएंगे तो पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि अर्बन लाइफस्टाइल ऐसा कुछ है। तो इसके साथ आता है योगा प्राणायाम। ये आजकल मैं देखता हूँ कि कोरोना टाइम के बाद काफी सारे लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं योगा प्राणायाम। इसके साथ भी मेडिटेशन प्रेयर, इसका भी इम्पोर्टेंस है, ये आध्यात्मिक लाइफ के अंदर आता है। और कभी इसके ऊपर ज्यादा डिस्कस करेंगे। और सामाजिक और सांस्कृतिक योगदान में नाट्य शास्त्र, हम वो लिटरेचर का पहले बात कर लेते हैं, फिर बाद में समरी तक जाएंगे। नाट्य शास्त्र आप जानते हैं भरत मुनि के द्वारा उसी टाइम में दिया गया था। नृत्य, नाटक, संगीत, ये सब शास्त्रीय जो संहिता है उसके अंदर में साउंड वेव को उसी टाइम में वो समझते थे कि ध्वनि विज्ञान के जरिए हमारा साइकोलॉजी को कैसे ठीक किया जाए। अलग अलग भाव के लिए अलग अलग टाइम में नाट्य शास्त्र कैसे मदद करता था तनाव को कम करने के लिए उसी टाइम में। आजकल के जैसा रॉक म्यूजिक, पॉप सॉन्ग, ये सब का बात नहीं है, सब आजकल का नॉइज सिस्टम है। इसको हम कोई हीलिंग साउंड सिस्टम नहीं बोलेंगे, ये नॉइज ही बोलेंगे। तो इसके साथ आता है उसी टाइम में मंदिर का वास्तुकला, वास्तु विज्ञान उसी टाइम में था, एस्ट्रोलॉजी था। वास्तुकला में मैथमेटिक्स है, काफी सारे साइंस उसमें है। आप देखेंगे जो 1000 साल पुराने के जो मंदिर से, खजुराहो से लेके कोणार्क जगन्नाथ टेम्पल से लेके, सो जितना भी आप पुराने मंदिर देखेंगे, वो ऐसा पत्थर का बनाया हुआ स्ट्रक्चर नहीं है। उसमें मैथमेटिक्स है, ज्योमेट्री है, सो मेनी आपको कला का संगम मिलेगा। 64 कला हुआ करता था। अलग अलग कला का इम्पोर्टेंस उसी टाइम में था। जो गुरुकुल में जिसी का अच्छा पढ़ाई लिखाई नहीं होता, उसके अंदर में कुछ छुपा हुआ प्रतिभा को उसी टाइम का गुरुजी निकालते थे, और उनको पर्टिकुलर उसी कला के माध्यम से उनका लाइफ में कुछ दर्शन उनको दिया जाता था। इसका एक लेटेस्ट एग्जांपल आप देखेंगे, मुझे लगता है रविंद्रनाथ ठाकुर, उनका जो स्कूल था, अ,
उसमें 64 का लगा, वो 100 साल पुराने बात है, आजकल तो नहीं है। अभी आते हैं साहित्य। साहित्य के ऊपर ग्रामर आप जानते हैं, पालिनी ग्रामर, महाकाव्य कथाएं जो भी है, उसी टाइम में कितना श्लोक के जरिए काव्य लिखा जाता था, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट संदेश दिया जाता था। उसमें पूरा महाभारत, पूरा रामायण आप देखेंगे, ये पूरा काव्य में रचित हुआ। तो सो मेनी थिंग्स इसके अंदर में आता है, जो हमारा साहित्य दर्शन, हमारे ग्रामर, पालिनी ग्रामर के बारे में जानते हैं। आजकल तो संस्कृत सीखने के लिए किसको शर्म आता है, फिर भी जितना भी लैंग्वेज आज आप देख रहे हैं, सब संस्कृत से हुआ। कोई ना कोई टाइम से उसका कुछ कुछ ना कुछ अंग उसमें है। तो अभी भी हम रखेंगे गवर्नमेंट के पास संस्कृत को कंपलसरी स्कूल टाइम में किया जाए। इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। संस्कृत अगर किसी ने नहीं सीखा तो हमारे जितना लिटरेचर से, एंशिएंट लिटरेचर, इसको समझना काफी मुश्किल होगा। अभी आगे आते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा। हमारे भारत का बात नहीं है, अलग अलग कंट्री से भी उसी टाइम में स्टूडेंट आते थे। जितना अभी भी प्रूफ मिल रहा है, बोलते हैं कि 25 यूनिवर्सिटी 1000 सालों से पहले था। ऐसा आजकल का बात नहीं है, वो उसी टाइम में था। तो उसी टाइम में इतना हमारे एजुकेशन सिस्टम इतना डेवलप हुआ करता था। आप बोलेंगे, सुने होंगे, खिलिज ने लाइब्रेरी को जलाया तो 3 महीना लाइब्रेरी जला, है ना। इतना उनका अग्रेसिव था। हमारे एजुकेशन सिस्टम को उसी टाइम में खत्म किया गया था। और इसी के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को लेके, तनत विकास को लेके, अवधारणा से पहले ये सब ग्रंथों में सब कुछ रखा गया है। पंचमहाभूत के सिद्धांत के अंदर में जलवायु का परिवर्तन, मानसिक तनाव, पारिवारिक विघटन से लेके कई सारे समस्या का समाधान इसी के माध्यम से, योग के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से, वैदिक सिद्धांतों के माध्यम से संभव हुआ करता था। अभी हमें इसलिए उसको अडॉप्ट नहीं करना चाह रहे, क्योंकि वो टाइम टेकिंग होता है। और उसके लिए सात्विक मनोभाव, सात्विक लाइफस्टाइल होना चाहिए। हमारा लाइफस्टाइल ऑलमोस्ट आजकल तामसिक लाइफस्टाइल है। तामसिक लाइफस्टाइल में पेशेंस नहीं रहता है, 2 पैराग्राफ पढ़ने का, समझने का, उसमें क्या संदेश दिया गया उसको अपने लाइफ में उतारने का, वो फसल अपने जिंदगी से काटने का, वो सब आजकल पॉसिबल नहीं है। तो ये सब चीज हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा में ये सब मैजिक छुपा हुआ है। इसके साथ साथ इसी को इम्पोर्टेंस देते हुए भारतीय शिक्षा नीति 2020 में इसके ऊपर थोड़ा हमारे सरकार कुछ ना कुछ चीज उसके ऊपर डाले। आजकल आप न्यूज में आता है, आप देखेंगे कि क्लास 7 के, क्लास 8 के हिस्ट्री बुक्स में कुछ आक्रांताओं का नाम निकाल के हमारे भारतीय राजा महाराजाओं का नाम अभी इसी साल एंट्री करवाया गया है। और मैं बहुत खुश हूँ कि आगे इसी तरह से धीरे धीरे हमारे स्कूल के बच्चों को हमारा संस्कृत, हमारा अ, जो ज्ञान परंपरा है, उनको थोड़ा पता होना चाहिए, एटलीस्ट प्राइड होना चाहिए कि हमारे पूर्वजों के पास ये सब था। आगे हम देखेंगे वर्तमान और सिचुएशन क्या है और भविष्य में हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा केवल अतीत के बारे में बताता नहीं है। भारतीय ज्ञान परंपरा इतना महासमुद्र है, इतना गहरा है कि ये प्रेजेंट टाइम और आने वाले टाइम का भी क्या सिचुएशन आने वाला है, अगर भारतीय ज्ञान परंपरा को सही तरीका से कोई रिसर्चर इसको समझते हैं, अमल करते हैं, तो प्रेजेंट सिचुएशन के साथ आने वाले टाइम में क्या सिचुएशन हमारे समाज में आएगा, इसी को भी वो विश्लेषण कर सकते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा के अंदर में, हमारे शास्त्रों के अंदर में, हमारे वेदों के अंदर में ये सब छुपा हुआ है। पर ये जो छुपा हुआ है अभी क्या चाहिए, अभी साइंटिफिक, साइकोलॉजिकल, न्यूरो साइंटिस्ट, इनका योगदान चाहिए वो सब। क्योंकि आप गीता का एक श्लोक ले लीजिए, उसी का इपिक मीनिंग कुछ रहता है, वो जो मेन स्टोरी को कवर करता है। पर श्री कृष्ण ने इतना अच्छा वो गीता का श्लोकों में इतना छुपा के तत्व ज्ञान दिए हैं। साइंटिफिकली उसको अगर आप विश्लेषण करेंगे, ईच एंड एवरी श्लोक के अंदर में कुछ कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज आज के लिए छुपा है,
इवन 100 ईयर्स के बाद भी आप उसको विश्लेषण करेंगे साइकोलॉजिकल फिलोसॉफिकली, आज भी हमारे समाज के लिए वो स्टोरी नहीं बोलता है और कुछ बोलता है, उसी का सो मेनी मीनिंग निकलेगा। ये बात विवेकानंद जी ने बोले थे। अ, अभी आगे हम देखेंगे भारतीय ज्ञान परंपरा में क्या क्या चीज है, हम क्या समझ रहे हैं और क्या मिस करते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा में हमारे संस्कृति, नैतिकता, आध्यात्मिकता, विज्ञान, ये सब साथ में है, एक ही पैकेज में। ये एक पैकेज को कभी कभी डिफिकल्ट होता है हमें इसको डिकोडिंग करने में। और भारतीय ज्ञान परंपरा इतना अच्छा हमारे प्रकृति को समझाया, प्रकृति कैसे बना, कैसे आप उसके साथ जुड़ सकते हैं, प्रकृति के साथ। हमें धीरे धीरे प्रकृति से बाहर जा रहे हैं, एसी का लाइफ है ना, हवाई जहाज का ट्रैवल, कभी पेड़ पौधा महीना में एक बार हम देखे नहीं, कभी बाहर का मौसम में अपने बॉडी को लाते नहीं, तो कितना हम प्रकृति से दूर जा रहे हैं धीरे धीरे। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है, हमारे हार्मोनी, हमारे कंपनसन, हमारे सर्विस टुवर्ड्स नेचर, ये हमारे जो वायलेंस प्रकृति बढ़ रहा है, नॉन वायलेंस टुवर्ड्स नेचर, ये कम होते जा रहा है, ट्रूथ से हम दूर जा रहे हैं। सो मेनी प्रॉब्लम इसके साथ साथ आ रहा है। ये आजकल एक दिन का प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे ये आदत सा बन गया। हम प्रकृति से दूर हो रहे हैं, पर सनातन धर्म प्रकृति का उपासक है। प्रकृति में पेड़ पौधा को पूजा करने का, जिस पेड़ पौधा को पूजा हम करते हैं, आप साइंटिस्ट को पूछिए उसी का कितना मेडिसिनल वैल्यू होता है, उसका हमारे प्रकृति के तरफ कितना कंट्रीब्यूशन रहता है। पशु पक्षियों को हम पूछते हैं, अलग अलग एनर्जी, सूर्य देव को पूछते हैं, वायुदेव को पूछते हैं, जल देव को पूछते हैं। ये सब एनर्जी को क्यों इम्पोर्टेंस दिया गया, सनातन धर्म क्यों इम्पोर्टेंस दिया, ये चीज हम धीरे धीरे समझ समझते हैं, पर धीरे धीरे उसको इम्पोर्टेंस नहीं लेते हैं, जानबूझ को उसको अवॉइड करते हैं। अभी बात तो वहीं पे आ जाते हैं, मानव धर्म और मानवता। ये लास्ट संडे में बातचीत इसके ऊपर हो रहा था। मुझे खुशी है कि आप मुझे टाइम दिए, इसके ऊपर बात करेंगे। मानव धर्म इसी भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ साथ काफी कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज लेके आया। मानव धर्म, आप जानते हैं कि हिंदू धर्म एक ही धर्म है, बाकी सब मजहब होता है और सब संप्रदाय होते हैं। आप जितना अन्य धर्म, आप विदेशी धर्म को आप देखते हैं ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि उतना सिंपलिसिटी उनको बनाया गया। और मटेरियलिस्टिक लाइफ, कलिजुग का जो इम्पोर्टेंस लाइफ का जो ड्रीम होता है, जो गोल होता है, वो है मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट। तो हमें ये सब चीज से दूर रखा गया, रख के उनका अपना एक विचारधारा, टाइम के हिसाब से ग्रुप ऑफ पीपल दे डिजाइन, एक ही सिंगल बुक बनाए, एक ही तरीका से कुछ सिंप्लीफाई कर दिए। तो वो सब अलग अलग पंथ है, अलग अलग मजहब है। उसी का स्कूल आप देखेंगे कि अभी भारत में 3 लाख से ज्यादा मदरसा है, सोचिए आप। और आपको बताऊं, क्रिश्चियन रन स्कूल भारत में मोर देन जितना स्कूल्स है, ये स्कूल्स का 40% है अभी प्रेजेंट। और ये जो 3 लाख मदरसा है और 50%, 40% जो क्रिश्चियन रन स्कूल्स है, ये फेल है। हमारा कल्चर, हमारा लैंड का कल्चर, ट्रेडिशन हमारे बच्चों को सिखाने में उनको वांटेडली दूर रखा जाता है, उनको इम्पोर्टेंस दिया जाता है। ये सब्जेक्ट के ऊपर आप मार्क लाएंगे, मार्क लाइए, बाकी उनके अंदर में आप देखेंगे जिन बच्चों को अच्छा मार्क नहीं आता, क्योंकि हर पेरेंट्स कौन नहीं चाहेगा उसका बच्चा अच्छा ना करे, अच्छा ना बने, पर हम पेरेंट्स आजकल ज्यादा इम्पोर्टेंस बच्चों के मार्क के ऊपर देते हैं। उसके अंदर में क्या छुपा हुआ प्रतिभा है, आजकल का एजुकेशन सिस्टम फेल है उसको निकालने में। उसके अंदर में और क्या छुपा हुआ प्रतिभा है अदर देन स्कोरिंग द मार्क। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसके वजह से जब बच्चा बड़ा होता है, सिटीजन बनता है, उसी को उसी तरह के हर तरफ चारों तरफ उसका सर्कमस्टेंसेस मिलते हैं, और उसी रेस में सिखाया जाता है उसको कि आप मेटेरियलिस्टिक अचीवमेंट के पीछे भागिए। ये सब मानव धर्म, ये सब चीज में आप पीछे मत जाइए। पर जो एक्चुअली हमारा जीवन का उद्देश्य है, शांति,
वो अंदर मिलता है, सुख बाहर मिलता है। आप एसी, गाड़ी, बंगला, ये सब बाहर सुख है ये, पर शांति आपको अंदर मिलेगा, जिसी को सनातन धर्म के हिसाब से उसको सत्य चित्त आनंद बोलते हैं। ये है एक्चुअली हमारा लास्ट इंटेंशन। कोई भी साधक या कोई भी सनातन धर्म को समझने के बाद अपने जिंदगी में सत्य चित्त आनंद को समझ ले और अपने अंदर उसको पाए। ये पॉसिबल अभी डिफिकल्ट हो रहा है धीरे धीरे। तो मानव धर्म तो ऐसा, हमारा धर्म 10 तरीके के बताया गया। धर्म का 10 अलग अलग अंग है। आप वो 10 अंग को आप सही तरीका से जानते हैं। फिर से बहुत जल्दी में रिपीट कर लेता हूँ। वो 10 जो एसेंशियल धर्म का डेफिनेशन दिया गया है मनुस्मृति में है। इसमें एक है पेशेंस, एक है फॉरगिवनेस, एक है सेल्फ कंट्रोल, एक है ऑनेस्टी, एक है सेंसिटिव, एक है कंट्रोल ऑफ सेंस जो पंच इंद्रियों का कंट्रोल बात करते हैं, एक है रीजन, एक है नॉलेज और लर्निंग, एक है ट्रूथफुलनेस, एक है एब्सेंट ऑफ एंगर्स। ये मानो स्मृति में बताया गया। इसके ऊपर डिटेल आपको सो मैंने वीडियो आपको यूट्यूब में मिलेगा, आप देख लेंगे। तो यहाँ पे हम इसलिए ये चीज को यहाँ पे ला रहे हैं कि मानव धर्म के ऊपर बात करते हैं। ये हिंदू धर्म के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मानव धर्म के ऊपर बात कर रहे हैं। इसी के ऊपर भी अलग अलग जो रिलीजन है, वेस्टर्न रिलीजन है, इसके ऊपर भी बात करते हैं कि हमारे रिलीजन में, हमारे पंथ में भी ये सब है। मानव धर्म का हमारा 10 है, किसका 8 है, किसका 9 है। बुद्धिज्म में भी पूरा 10 है। ऐसा सब लोग मानव के अंदर में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए सब लोग बताते हैं, ऐसे ही बताते हैं। पर बहुत डिफिकल्ट हो रहा है उसको कोई मानव के अंदर में पाना। तो मनुष्य जो मानवता बोलते हैं, ये मानव धर्म को ये अगर नहीं समझते और अपने अंदर में उतारने का उसका कैपेसिटी नहीं है, टाइम नहीं है, पेशेंस नहीं है जानने का, तो मानवता है उसका आउटपुट। जो फसल हम काटते हैं वो है मानवता। तो हम प्रैक्टिस नहीं किए। प्रैक्टिस देखने को मिलता नहीं क्योंकि पेरेंट्स बिजी है। पेरेंट्स सीखे नहीं सिखा सकते। स्कूल आप जाएंगे तो वहाँ मार्क का और टॉपिक के ऊपर बात किया जाता है, और ऐसा सिलेबस बनाया गया कि हमारा कल्चर से हमें दूर रखा गया। तो ऐसा ही मेरा ही स्कूल टाइम गया, मैं समझता हूँ जितना अ, आप लोग का भी ऐसा ही गया होगा। तो हम धीरे धीरे ये सब चीज से क्यों बाहर जाते हैं, क्योंकि हमारा अपब्रिंगिंग प्रोसेस, हमारे एजुकेशन प्रोसेस और हमारे सर्कमस्टेंसेस हमें फोर्स किया इनडायरेक्टली कि मानव धर्म हम समझने के लिए अक्षम रहे, और उसी फसल को अपने अंदर उगा के उसका फसल काटने में मानवता आज ये डिफिकल्ट हो रहा है। तो कब वो बहुत दूर की बात है जब वसुदेव कुटुंबम की बात करेंगे, अपने अंदर इतना पेशेंस नहीं, हम दूसरे का है ना नीचे दिखाने का लगे रहते हैं, अपना ईगो का इतना आगे सामने रखते हैं। तो सहिष्णुता नहीं है तो बस वसुदेव कुटुंबम कहाँ पॉसिबल हो सकता है। मानव धर्म के जो 10 तो छोड़िए, 5 चीज को अगर हम साथ में लेते हैं, वो एक है सत्य। ये डिफिकल्ट है ना। ट्रूथ में किसको जीना बहुत डिफिकल्ट है। आप बिजनेस में देखेंगे, कोई मटेरियल खरीदने जाते हैं, बिजनेसमैन आपको बताता है मैं 5 रुपया में खरीदा, आपको 6 रुपया में दे रहा हूँ, ज्यादा नहीं, है ना। वो कितना क्या सच्चाई जिंदगी आप समझते हैं, हर जगह ऐसा होता है, बिजनेस का बात नहीं। तो सत्य को बहुत डिफिकल्ट है कलयुग में उतारना। 100% सत्य जो उतारेगा वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा उसको इसी कलयुग में जीना। यानी जिंदगी में ईमानदारी और नैतिकता के साथ जिंदगी जीना कलयुग में डिफिकल्ट हो रहा है, बिकॉज आप अकेला अगर ईमानदारी बन जाएंगे, ईमानदारी से खाने को भी नहीं मिलेगा, आपका बिजनेस नहीं चलेगा, आपका सो मेनी थिंग्स है, वो छोड़िए। उसके बाद है करुणा, कंपैशन। बहुत डिफिकल्ट है। ग्राउंड लेवल में लोग अभी कितने आज भूखा है, क्या किसका क्या सिचुएशन है, हमें क्या जरूरत है देखने का। ये सब दूसरे दूसरे का दुख को कैसे अपनाएंगे, बहुत दूर है हम। रूरल लाइफ में कैसे जी रहे हैं लोग, उनको एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है। ग्राउंड लेवल के लोग क्या क्या सिचुएशन उनका है, ये अर्बन लाइफ के जिंदगी जीने वाला पर्सन को कहाँ नहीं होगा ना, वो जान नहीं पाएगा। सहिष्णुता, टॉलरेंस नहीं होता, जल्दी गुस्सा आता है, क्योंकि
षड्रिपु, आप जो दर्शन शास्त्र के बारे में बता रहे हैं, काफी सारे अलग अलग जगह, अलग अलग पुराणों में, अलग अलग वेदों में बताया गया, बार बार बताया गया, षड्रिपु हमारे साथ है, जो हमें वो नेचर तक नहीं लाता है। षड्रिपु क्या है आप जानते हैं, फिर भी हम यहाँ पे रिपीट कर लेते हैं षड्रिपु क्या होता है। तो टॉलरेंस उसके वजह से नहीं आता है, गुस्सा होता है, ईगो, ये सब यहाँ से आता है। और एक है, नेक्स्ट है सर्विस। हम बात करें मानव धर्म के कुछ 4-5 पॉइंट पे, 10 छोड़िए, 4-5 भी अगर अपना लेंगे तो मानवता बहुत आएगा। निस्वार्थ पर रूप से समाज या जीव मात्र से दूसरा जीव का केयर करना कितने लोग से हो रहा है और क्यों पॉसिबल नहीं हो रहा है। समानता, सबको इक्वल नजर से देखना। अभी आप देखेंगे कास्ट सिस्टम से लेके कितना कितना डिवीजन अभी है। आप पुअर हो, मैं अमीर हूँ, आप एजुकेटेड हो, मैं अनएजुकेटेड हूँ, कितना डिफरेंस है। इक्वालिटी नहीं आ रहा है। नॉन वायलेंस तो इम्पॉसिबल है, अहिंसा कहाँ होगा। कितने सारे कोर्ट केसेस, कितने सारे मर्डर, क्या क्या चल रहा है। तो मानव धर्म से ये सब जो छोटे छोटे कंपोनेंट 4-5 हम बताए, इतना भी हम अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम, हमारे कल्चरल अवेयरनेस या हमारा अपब्रिंगिंग प्रोसेस में, या तो हमारे सर्कमस्टेंसेस में इतना भी एक दूसरे को मदद किया जाए तो ये इम्प्रूवमेंट हो सकता है। और ये इम्प्रूवमेंट वही गुरुकुल सिस्टम से ही पॉसिबल होता है, जो ईशुकुल बन गया लास्ट 200 साल से। ईशुकुल है जिसको आप स्कूल बोल रहे हैं, ये डॉक्टर स्कूल। आनंद साहू। जी जी, कुछ बोल रहे हैं। आप बोलते रहें, आप कंटिन्यू करें। जी जी जी, हाँ जी, थैंक यू। तो मानव धर्म अगर हम निभाएंगे नहीं तो आत्म विकास का कोई पॉसिबल नहीं है। आत्मा क्या है हम समझना बहुत दूर की बात है। पंच इंद्रिय का कंट्रोल, षड्रिपु का कंट्रोल, ये सब अगर सिखाया नहीं जाएगा, ये सब प्रैक्टिस हम नहीं करेंगे, एक दिन का बात नहीं है। आत्मा अनुशासन हम नहीं जानेंगे, संयम क्या है नहीं जानेंगे, मानव धर्म क्या है नहीं जानेंगे, तो आत्म विकास नहीं होगा। जो इनर जर्नी है वो पॉसिबल नहीं होगा। इनर जर्नी का लास्ट जो माइलस्टोन है वो है सत्यचित आनंद। तो प्राचीन परंपरा में ये जो षड्रिपु है, ये काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य, इसके बारे में बताया गया। इसी को हमारे अपना खुद का शत्रु माना गया है। और ये शत्रु को श्री कृष्ण ने कैसे सही तरीका से आप यूज करेंगे वो बता के गए थे अपने लाइफ में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, शॉर्ट ऋतु में काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य है। ठीक है, बांसुरी बजाने वाला महाभारत किया, क्यों किया? ये तो गुस्सा से होता है युद्ध। तो गुस्सा यही षड ऋतु में आ रहा है। षड ऋतु में जो क्रोध आता है, काम, क्रोध, मद, लोभ, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, ये क्रोध कहाँ से हुआ? कोई किसी को आप समझाए नहीं सुनता है, आप सत्य समझा रहे हैं और आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, 5 गांव दे दीजिए, ज्यादा कुछ नहीं। कॉम्प्रोमाइज के लिए सामने वाला तैयार नहीं, वो अपने जिद में है, अपना ईगो में है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण ने बताया कि धर्म को रक्षा करने के लिए आपको क्रोध कहाँ पे यूज करना है, इसलिए उसको धर्म युद्ध बताया गया। काफी सारे लोगों का, आप जानते हैं, कौरव सेना से मारे गए उसी टाइम में, वो अलग बात है। पर षड्रिपु को सही, ईच एंड एवरी कंपोनेंट्स को हमारे प्रकृति का एवोल्यूशन प्रोसेस में मदद करने के लिए, यानी धर्म को रक्षा करने के लिए, प्रकृति का जो ट्रू नेचर है उसी के लिए ये सब चीज यूज किया जा सकता है। षड्रिपु, लोभ भी आप बोलेंगे फिर 5 गांव क्यों मांग रहे, फिर सस्टेनेबिलिटी का आता है बात। लोभ यहाँ तक है ना। सो मेनी थिंग्स है इसके अंदर में, इसके ऊपर और कभी बात करेंगे। हम जो बात कर रहे हैं आत्म विकास का क्या क्या ऐसा रेजिस्टेंस आता है, वो रेजिस्टेंस के बारे में जस्ट बात कर रहे हैं। ये सब चीज आपको प्रॉपर गुरु शिष्य परंपरा में, प्रॉपर पेरेंट्स अपने लाइफ में उतारेंगे तो बच्चा देख के सीखता है, बोलने से कोई बच्चा नहीं सीखता। तो इन्हीं षड ऋतु के ऊपर विजय पाना ही
पहले होता है आत्मशुद्धि। षडरिपु के ऊपर विजय पाना पहले पंच इंद्रियों को कंट्रोल करना। पंच इंद्रियों को विजय नहीं बोलते, पंच इंद्रिय रहेगा वो कैसे भी पंच इंद्रियों का जो रिक्वायरमेंट है, जैसा कि अन्नमय शरीर है, हम खाना नहीं खाएंगे तो कैसा बॉडी चलेगा। तो पंच महाभूत के साथ भी तो कनेक्टिविटी है, हर चीज का कंट्रोल। मुझे अभी बिरयानी खाने का इच्छा हो रहा है तो ये हो गया पंच इंद्रियों का कंट्रोल से बाहर, ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे सात्विक लाइफस्टाइल में आप हम देखेंगे कि हम सोसाइटी में या जो नेचर में क्या कम हार्मफुल करके, हार्मफुल नहीं करेंगे ऐसा तो बात नहीं, हार्मफुल तो होगा क्योंकि जो भी खाएंगे वो वही प्रकृति से ही आता है। पर जीव जंतु को हम न मारे, सात्विक भोजन करें, उसी से धीरे धीरे पंच इंद्रियों को कंट्रोल किया जा सकता है। और ये सब जो भी बात करें ये सात्विक लाइफस्टाइल में होता है। सात्विक लाइफस्टाइल 100% में से लेस देन 5% लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और 15% से 20% लोग राजसिक यानी मानव धर्म में है, न्यूट्रल है, ना वो प्रकृति को खराब कर रहे हैं ना प्रकृति को आगे मदद कर रहे हैं। बाकी जो तामसिक लाइफस्टाइल है वो 80%, 75 to 80% बताया जाता है, क्योंकि इनके वजह से काफी सारे इनको जो चाहिए जंगल काटना, पशु पक्षियों को मार के खाना, ये सब चीज तामसिक लाइफ में आता है। ये प्रॉब्लम हो रहा है धीरे धीरे, पता नहीं चल रहा है। 100 साल का अभी का जो टाइम डिफरेंस है आप लोग समझ सकते हैं। आगे कितना जल्दी कितना जंगल कटेगा, कितना क्या क्या होगा आपको पता नहीं। कई सारे एनिमल्स, कई सारे बर्ड्स का प्रजाति भी अभी धीरे धीरे देखने को नहीं मिल रहा है। आगे तो मुश्किल हो जाएगा। वो फोटो में देखेंगे बच्चे, हमारे थर्ड जनरेशन के बच्चे देखेंगे कि ऐसा हाथी हुआ करता था। अभी जैसे हम देख रहे हैं कि ऐसा डायनासोर हुआ करता था। तो यहाँ पे बहुत कम टाइम मेरे लिए भी रह गया। मानवता के जो सार है, मानवता के सार यहीं पे है कि मनुष्य होने पर हमारा सहानुभूति, दया, सहयोग, दूसरे प्रजाति, दूसरे जो बाहर से एनिमल से पेड़ पौधा है, जो बैलेंस बनाया गया, जो क्रिएशन, जो क्रिएटर हमें बैलेंस दे के रखा है, हमारा रिक्वायरमेंट क्या होगा। अभी पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, उनका रिक्वायरमेंट बढ़ते जा रहा है। उनका रिक्वायरमेंट के हिसाब से अभी केमिकल से बनी खाना भी बन रहा है। आप देखेंगे आजकल के पनीर उससे नहीं है, ये सब केमिकल से बने हुए सो मेनी पैकिंग फूड्स आपको मिल रहा है। तो हम जा कहाँ रहे हैं। अभी कितने कितने डिफरेंस है। साउथ इंडिया में बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे आएंगे तो तमिल सीखिए, कन्नड़ा सीखिए। कोई बोलते हैं कि महाराष्ट्र में आएंगे तो आप ये हमारे भाषा बोलिए। कितना कितना हम जाति, भाषा, धर्म कितने एक दूसरे से दूर रहते हैं। और इसी दूरी रहने से 5 हिंदू भाइयों का जो डिवीजन होने पर दूसरों को फायदा दूसरे लोग ले रहे हैं। अब देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, आप समझ सकते हैं। तो अभी फिर से हम रिपीट करेंगे। ये सब चीज शिक्षा में ही छुपा हुआ है। जो स्कूल एज में 10+2 तक, 12 तक जो शिक्षा, मिनिमम शिक्षा दिया जाता है, उसी के अंदर में भारतीय ज्ञान परंपरा का कुछ कंपोनेंट्स उसी टाइम में दिया जाए तो वो ब्लूप्रिंट सबकॉन्शियस माइंड में उसी टाइम में अगर हमारे बच्चों को हम देंगे तो बड़ा होके वो खोज निकलेगा, उसका इंटरेस्ट रहेगा क्या छुपाया गया, हमारे पूर्वजों ने हमें क्या ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज दे रखे, मैं अपने जिंदगी में उसको उतारूं, समझूं, वो आगे ढूंढ लेगा उसको। तो यहाँ पे मेरा बातचीत खत्म करते हैं, क्योंकि आगे भी बहुत सारी चीज आप लोगों के साथ क्वेश्चन आंसर रहेगा। क्वेश्चन आंसर के टाइम में हम फिर जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स है उसको डिस्कशन करेंगे। मैं धन्यवाद देता हूँ आप सभी को मुझे ये टाइम देने के लिए। अभी क्वेश्चन आंसर का टाइम है। अभी बाकी जितना आप ज्यादा टाइम मुझे देंगे, कुछ अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखिए। फिर कुछ टॉपिक्स में जो सामने आपका अभी नहीं रख पाया उसको मैं रखने का मुझे मौका मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद अनाजी साहू जी का। बहुत विस्तार से, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने अपना पूरा व्याख्यान रखा। अगर किसी भाई का कोई प्रश्न है, केवल टॉपिक पे प्रश्न करें, अपने विचार रखने की जरूरत नहीं है। टॉपिक पे केवल प्रश्न करने की जरूरत है। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो हैंड रेस करें और अपनी बात को रखें।
किसी का कोई प्रश्न हो तो अपना प्रश्न रख सकते हैं अपने माइक को ऑन करके। अदरवाइज हम और कुछ बोलना चाहते हैं और कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो अगर क्वेश्चन नहीं है तो और 10 मिनट मुझे टाइम दीजिए और कुछ हम ऐड करते हैं इसी टॉपिक के ऊपर। बिल्कुल क्या बिल्कुल क्यों? अनाजी जी, आप बोलिए, 10 मिनट नहीं, जी जी। पूरा अनादि समय जी, आपके फिर आप लिए है। नहीं, हम अभी देखेंगे अनादि जी, आजकल का जो एक एजुकेशन और सिस्टम है। अनादि जी, आप देखेंगे अनादि 20 जी, साल में काफी सारे कोर्स इसमें अनादि जी, इंट्रोड्यूस हुआ है, बहुत अच्छा है। अनादि जी, अ, किसी का माइक म्यूट है, वो बोल रहे हैं, सबको आवाज आ रही है उसमें। अनादि जी, और प्रोफेसर जी योगेंद्र यादव यादव जी का हाथ हमारे उठा हुआ है। योगेंद्र यादव जी ने हैंड रेस किया है। जी हमारे जी, हम योगेंद्र यादव जी की बताइए। बात को सुनने की कृपा करें। हाँ जी हाँ जी। पहले तो अनादे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी गहराई से आपने बहुत थोड़े समय में सारी बातों को कहा। थैंक यू। मेरे को लगता है कि पूरे इंडियन सिस्टम को आपने गहराई से चिंतन किया हुआ है। बहुत साथ रह के सीखने मैं की जरूरत स्टूडेंट है हूँ सभी सर, ये को। बहुत गहरा समुद्र है, मैं स्टूडेंट हूँ। थैंक यू जी, वेरी मच। मेरा एक पर्सन यही था कि एक तो मानव धर्म, इसको धर्म ना लगाए तो ठीक रहेगा, नहीं ये भी उसी में ही चला जाएगा कि एक और धर्म क्रिएट हो जाएगा, जो आज की परिभाषा है। मुझे लगता है आपका बात मैं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि जी। और एक धर्म हम बनाना नहीं चाहते हैं, धर्म तो एक ही है। हाँ, लोग फिर उसी तरह लेने लग जाते जी हैं जी कि जी ये भी। जी, सही बात है, आपका बात हाँ, सही है। क्योंकि हम धर्म तो काफी एक ही लंबे है, वो समय तो से सनातन पिछले धर्म है। फिर हम 50 साल मानव धर्म क्यों बोलेंगे? इसको हाँ, हम इसी तरीके से बोलते हैं कि सनातन धर्म में अलग कुछ नहीं है, इसी मानव धर्म को प्रकृति के साथ समझा गया। सनातन ही मानव धर्म ही था। सनातन एक्चुअली एग्जैक्टली उसको ब्रांडेड एग्जैक्टली। कर दिया लोगों ने, कहीं किसी ने हिंदू लगा दिया, किसी ने मुस्लिम लगा दिया। वो और ये अलग जहाँ बात जहाँ है, वो जरूरत टाइम के हिसाब जहाँ से। जहाँ जरूरत पड़ती रही, जैसे बाइबल और उसको कुरान को देखोगे तो जो पुराने वाली है बिफोर क्राइस्ट, वो और बाइबल दोनों सेम है, दोनों सेम मानते हैं वहां तक। तो नई में आके दोनों जी अलग जी हो जाते हैं, क्योंकि उसने एक पंथ अलग बना दिया, उसने पंथ अलग बना दिया। और इनके और जी गहराई जी से जाएं तो फिर हमारे यही इंडियन सिस्टम में चले जाते हैं सारे के सारे। जी जी, हाँ सही बात है, ये ठीक है पॉइंट ना। आपका बहुत सही। हाँ, तो हम कई बार कहते हैं कि जब हम एक दूसरे से मिलना चाहते हैं तो मिलने का एक ही तरीका है कि यू गो डीपर इनटू योरसेल्फ एंड आई गो डीपर इनटू माई सेल्फ एंड देयर वी मीट। तो वह हम दोनों पाएंगे कि एक जैसे हैं दोनों के दोनों। जी जी तो वो जी जी, ये सही मानव बात। से मानव मिलता है। ठीक है। हाँ तो जी। एक तो ये था मेरा, इसको आप कोशिश करिए कि इसमें धर्म ना लगाएं हम। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मैं आपका बात जी मानता हूँ, ये सब जी ट्रेडिशनल सिस्टम में ऐसा जी। बताया गया। आजकल दूसरा का जो एक। परिप्रेक्षी हो, जी उसके लिए आप बता रहे हैं कि ये चेंज करेंगे, बहुत जी कुछ जी चीज चेंज करने का भी है। जैसा जी कि जी हमारा हम गॉड को कभी लॉर्ड कृष्णा बोलते हैं, है ना। लॉर्ड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम में ऐसा परंपरा हमें शिक्षा पद्धति में दिया गया, लॉर्ड लगाने का नहीं है वहां पे। श्री कृष्ण को हम श्री कृष्ण बोलेंगे, भगवान बोलेंगे, लॉर्ड क्यों लगाए? जी आजकल आप देखेंगे कई सारे री भी बोलते हैं, किसी का दुसंबाद कुछ मिल गया डेथ का, तो रेस्ट इन पीस बोलते हैं। तो ये अक्षर सही शब्द नहीं, सो मेनी थिंग ऐसा वर्ड्स है जो अभी इसको हाँ। अभी तरीके से जैसे हम अडॉप्ट करना मानवतावादी चाहिए। आंदोलन से हूं मैं, मानवतावादी आंदोलन में हमारे जी सारे जी धर्मों के लोग हैं पूरी दुनिया में। तो जी इसलिए थोड़ा हम उसको अलग मानते हैं। एक मेरा सवाल था आपसे। जी सवाल ये था कि हमारी जो गुरुकुल पद्धति थी, और ये जी आपने कहा कि इसको सीखा ही गुरुकुल के माध्यम से सीखा जा सकता है। जी लेकिन आज हम स्थिति देखते हैं तो गुरुकुल की स्थिति सरकारी स्कूलों से भी बदतर है। हम सरकारी स्कूलों को हाँ, कहते ये हैं कि ये बहुत बहुत बुरी अच्छा हालत पॉइंट में है। हैं, बहुत बुरी जी हालत में हैं। मैं मेरा एक बार जी पूरा कर दूं। स्कूलों को जी कहते हैं बहुत बुरी हालत में है, और एक के बाद एक जो है ना सभी स्टेटों में सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। तो ये जो शिक्षा जो चल रही थी ना, ये भी खत्म हो जाएगी अब, जैसी भी थी।
और इससे पहले अगर आप देखोगे तो इन स्कूलों से पहले गुरुकुल बंद हुए हैं सारे। किसी गुरुकुल कुछ तो बंद ही पड़े हैं और कुछ खुले पड़े हैं, तो उसमें किसी में 2 हैं, किसी में 4 हैं। कोई गुरुकुल में अपने बच्चे को भेजना नहीं चाहता। और गुरुकुल में जो बैठ गए हैं, जो वहाँ पे ऋषि हैं या आचार्य जी हैं या जो भी हैं, वो भी अकेले जो है ना तड़फ रहे हैं वहाँ पे कि कोई आने वाला नहीं है, कोई पढ़ने आपका वाला नहीं है, क्वेश्चन मैं तो समझ वो गया सर। करें क्या। अभी तो मैं इस चाहता समस्या था के ऊपर आप थोड़ा सा गाइड करिए कि हम लोगों का क्या 100%। योगदान हो सकता है हाँ और देश की सरकार इसमें क्या कर सकती है। जी। जी, हम पहले बात करेंगे। मेरा एक्सपीरियंस से बात करूंगा। मैं 12 साल जी। गुरु जी। शिष्य परंपरा में नाथ संप्रदाय के गुरुकुल से पढ़ा हूँ। अभी 13 साल चल रहा है, 12 साल कंप्लीट हुआ। राजेश साहू जी, आप जो है हमारे योगेंद्र यादव जी का नंबर ले लीजिए और आपस में चर्चा कर लीजिए गंभीर विषय में। अगर कोई गंभीर विषय है, बाकी और सभी लोगों के प्रश्न हमको लेने हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मुझे और किसी का बस कोई 2 प्रश्न हो तो मिनट बताएं। दीजिए। हाँ, मैं बस 2 मिनट दीजिए, फिर हम अगला प्रश्न लेते हैं। हम देखते हैं कि अभी जो प्रॉब्लम्स आ रहा है ये क्यों आ रहा है और क्या प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है। अभी देखते हैं कि गुरुकुल में जो पेरेंट्स भेज रहे हैं उनके बच्चों को, वो पेरेंट्स गरीब है। ये बात को पहले आप मानिए। और गुरुकुल में ब्राह्मण बच्चों को छोड़ के दूसरे बच्चों को आजकल एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। और वो सब अलग अलग कुछ एनजीओ कुछ ट्रस्ट के नाम से चलाया जाता है, जो अपना कर्म कांड बाहर जो कमर्शियल कुछ नहीं कर पाता है उनको ला के गुरुजी बना के बैठाया जाता है। तो पहले जो गुरुकुल हुआ करता था उसमें क्या क्या था, 64 कलाएं सिखाया जाता था, उसके साथ अलग अलग विद्याएं सिखाया जाता था। बस 1 मिनट मुझे दीजिए। उसमें अग्नि विद्या है, वायु विद्या है, जल विद्या है, नेविगेशन के ऊपर, स्पेस साइंस के ऊपर, एनवायरमेंट के ऊपर, लूनर स्टडी के ऊपर, वेदर फोरकास्ट के ऊपर। उसी टाइम में डे नाइट का स्टडी, उसी टाइम में टेलीस्कोप नहीं था, उसी टाइम में एस्ट्रोनॉमी का, उसी टाइम में ज्योग्राफी का, उसी टाइम में काल विद्या टाइम का, उसी टाइम में जो जियोलॉजी का, उसी टाइम में जेम्स का ग्रेविटी के ऊपर भी उसी टाइम में सिखाया जाता था। कम्युनिकेशन के ऊपर अलग अलग जो है वाटर वेसल शिप बनाया जाता था, उसी टाइम में भी कुछ इम्पोर्टेंस प्रूफ मिलता है। मटेरियल साइंस के ऊपर मिलता है, केमिस्ट्री के ऊपर मिलता है। आप जानते हैं सो मेनी केमिस्ट्री के ऊपर उसी टाइम में भी, एग्रीकल्चर के ऊपर, कॉमर्स के ऊपर, वैदिक साइंस के ऊपर, एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर, बर्ड्स के ऊपर उसी टाइम में काफी कुछ, ज्वेलरी मेकिंग से लेके टेक्सटाइल से लेके। अभी कहाँ है वो सब। अभी गुरुकुल मतलब आप क्या समझते हैं, वो कुछ कर्मकांड सिखाएंगे इतना ही। पर ये 64 कलाएं कहाँ सिखाया जाता है। उसी टाइम में कुकिंग तक, आर्किटेक्ट तक, लॉजिस्टिक तक, आयुर्वेद, वो सब कुछ सिखाया जाता था। बात अभी गवर्नमेंट जो हड़प करना चाहिए मैं बताऊंगा। साइंस टेक्नोलॉजी को पूरा अभी गुरुकुल में रहना चाहिए 100%। इसलिए गुरुकुल बच्चों को नहीं भेजा जाता है, क्योंकि गुरुकुल के पास बाद वो क्या करेगा कि टेम्पल का पुजारी बनेगा, उसके आगे कुछ उसका फ्यूचर नहीं है, यही दिखता है अभी। पर जिस दिन हमारा एजुकेशन सिस्टम में यही स्कूल के अंदर में गुरुकुल का जो पद्धति से जो स्टाइल से पहले प्रेयर हुआ करता था, प्रेयर के बाद फिर जैसा जैसा जो शेड्यूल बनाया जाता था, उसी शेड्यूल के हिसाब से 20 to 30% अगर अडॉप्ट किया जाए। और अभी जो हम बात कर रहे हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए, वैदिक विलेज का डेवलपमेंट के लिए, जहाँ पे गौशाला रहेगा, पास में गुरुकुल रहेगा, मेडिसिनल प्लांट रहेंगे, सो मेनी थिंग्स अभी चर्चा चल रहा है। इसी के साथ ये गुरुकुल का साइंस टेक्नोलॉजी का विद्या के साथ वो मॉडर्न गुरुकुल होगा, जो गुरुकुल में हमारे एंशिएंट लिटरेचर को जितना परसेंट, पूरा का पूरा नहीं, 20 to 30% प्रेजेंट साइंस टेक्नोलॉजी कोर्स के साथ मिला दिया जाए, तो उसको हम प्रेजेंट मॉडर्न गुरुकुल बोल सकते हैं। इतना काफी है। इतना कन्फर्म पेरेंट्स हो जाए कि गुरुकुल में पढ़ाने के बाद हमारे बच्चे को कुछ ना कुछ सर्विस मिल रहा है, कुछ ना कुछ जॉब, कुछ कुछ सीख के वो बिजनेस कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो फिर वो गुरुकुल का सकारात्मक रूप हम सोसाइटी में देखने को पाएंगे। ये होना चाहिए, ये एक दिन में नहीं होगा। ये सब हम सबका वॉइस होना चाहिए, गवर्नमेंट को इसमें मदद करना चाहिए। सो मेनी थिंग्स है, और कभी इसके ऊपर बात करते हैं।
धन्यवाद। अभी आगे का प्रश्न ले लेते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनादि जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनादि जी, आपने जो गुरुकुल के विषय में चर्चा बताई है। हम तो चाहते हैं कि हर घर में गुरुकुल, हर जी ग्राम सभा में गुरुकुल, और वो होगा। हमारे आपके जो विचार हैं बिल्कुल एक हैं, और हम हर मैं आपको बताऊं सर जी, ये जो सिलसिला चला है वक्फ बोर्ड का, हमारे पीएमओ ने जो लास्ट 10-12 साल से एक अलग से एक डिपार्टमेंट रखे हैं, ये आप जानते हैं, आईकेएस के ऊपर, आईकेएस डिवीजन में कल्चर डिवीजन है। कल्चर डिवीजन ने एकदम साइलेंटली कुछ सीरियस साउथ इंडियन आरएसएस और बीएचपी के लीडर्स, सीनियर लीडर्स को ये जिम्मेदारी दी है कि क्योंकि साउथ इंडिया में ज्यादा टेम्पल्स है, नॉर्थ इंडिया में तो ज्यादा डिस्ट्रॉय किया गया था। 5 स्टेट में जितना 50% से ज्यादा पूरा इंडिया का टेम्पल्स साउथ इंडिया में ही है। तो साउथ इंडिया का कुछ सीनियर्स आरएसएस लीडर्स मिलके 3 साल पहले मुझे बुला के और एक हम प्लेटफॉर्म बनाए। वो 3 साल से हम काम कर रहे हैं कि टेम्पल बोर्ड बनेगा। इतना आगे हम बढ़ रहे हैं, उसका मैपिंग कर रहे हैं टेम्पल्स का, छोटे से छोटे टेम्पल से लेके कितना उनका जमीन है, कितने लोग डिपेंड्स है, उनका कम्युनिकेशन क्या है और उनको क्या चाहिए, कि क्या सर्वाइवल कैसा है, उनको भी यही सजेशन है। उसी के आसपास वो गुरुकुल जोड़ा जाए, क्योंकि आप जानते हैं टेम्पल पहले गुरुकुल जैसा यूज किया जाता था। टेम्पल जो बना है, हर टेम्पल के साथ साथ गुरुकुल जुड़ा था, और हर चीज था जो वैदिक विलेज के साथ आज जोड़ने का हम बात करें, जो कम्युनिटी हम बनाने का कोशिश कर रहे हैं, ये चीज अगले 2 साल में कंप्लीट होगा। और ये पीएमओ का इंटरेस्ट है कल्चर डिवीजन का। मुझे बहुत सारे उम्मीद है, ये काम ऑलमोस्ट हम 30-40% कर चुके हैं। जितना स्ट्रक्चर बना है बहुत जल्दी 2 साल में हम कंप्लीट करने जाएंगे। मैं वो 5 इंपोर्टेंट पर्सन में से मैं एक रिसर्चर हूँ, इसलिए मैं साउथ इंडिया में अभी रहता हूँ। थैंक यू। जी जी, आगे का सवाल। मेरा एक प्रश्न था अनादि जी से। अनादि जी, ये तो हम मानते हैं कि धर्म एक ही है और बाकी सब मजहब है। जी एक प्रश्न आता है नव मानवतावाद। मा, तो मानव धर्म के बारे में लोग कहते हैं कि बिना मानव धर्म के दुनिया चल नहीं सकती, व्यवस्थित नहीं हो सकती, चीजें सही नहीं हो सकती, ठीक नहीं हो सकती। आपने सनातन भी पढ़ा है, ये भी समझा है। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, मानव धर्म में सबसे महत्वपूर्ण मानव है या वसुधैव कुटुंबकम है, और दोनों में क्या बेहतर है? अगर मानव धर्म में सिर्फ मानव की तरक्की की बात हम करते हैं, तो क्या हम एक्सेंट्रिक नहीं हो जाते हैं और पूरी दुनिया का विनाश नहीं शुरू कर देते हैं? क्योंकि हमको जो अच्छा लगता है वो हमारे लिए बेहतर है और वो हमारा धर्म है। तो क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा संभव है कि ये जो औद्योगिकरण और जो वेस्टर्नाइज कल्चर है, जहां पे जहां पे इस्लामिस्ट और मुस्लिम्स प्रभावी नहीं हो पा रहे थे, वहां एक नए तरह के धर्म का निर्माण किया गया, और इसी धर्म के निर्माण के इर्द गिर्द लोकतंत्र की पूरी कहानी रची गई, और इस लोकतंत्र की कहानी के हिसाब से फिर वो शासन व्यवस्था में चली, क्योंकि हमारा धर्म शासन व्यवस्था के साथ था। हमारे धर्म की जी हाँ जी। परंपरा हमारे धर्म की परंपराएं भोजन से लेके पहनावे से लेके वर्ण व्यवस्था तक, ये जी एक ऐसा सिस्टम था जो अपने आप चलता था। इसमें सरकार को पैसा देने की जरूरत नहीं चाणक्य नीति, जी बहुत अच्छी बात है। जी जी थी। आज भी मौलाना का एक पुल जो टूटा, क्योंकि मैं भाग पे काम करता हूँ इसलिए इन एरियाज की जानकारी मुझे है। 4 बार पुल टूट चुका, वो कभी सरकार के पास नहीं गए, खुद ही बनाते, और वो जी ब्रिज वो पक्का वो अपने हिसाब का बनाते। आप आदिवासी क्षेत्रों में चले जाइए, जहां भी आप देखते हैं कि विकास नहीं है, वहां जी प्रगति सबसे अच्छी है
वहां जहां पे सनातन है, नव मानवतावाद की, इस्लामिस्ट की, क्रिश्चियंस की बात नहीं है, वहां प्रकृति ज्यादा सुरक्षित है, ज्यादा व्यवस्थित है। और जहां रोडें नहीं पहुंचाई सरकार विकास के नाम पे, वो हमको आगे आने वाले समय में राष्ट्र को, देश को कार्बन क्रेडिट देगा वो यहाँ। तो क्या विकास के नाम पे हमको वहां पे विकास करना चाहिए, ईंट पत्थर गारा और सारी व्यवस्थाएं घुसेड़ देना चाहिए, या हमको थोड़ा सा वेट करना चाहिए कि कार्बन क्रेडिट से राष्ट्र कमाए और सनातन की जो परंपराएं वहां बची हुई हैं वो बची रहें, उनको हम फिर से जनरेट करें। ये मेरा प्रश्न है सर। जी जी जी, थैंक यू। अभी हम बात करेंगे हमारा सनातन कल्चर, सनातन धर्म एक ही सर्वाइवल, एकदम ओल्ड। इसके बाद में जितने भी आए कई सारे ऐसा नया धर्म बने, वो बंद भी हो गए, खत्म भी हो गए। बाकी अभी जो देख रहे हैं ये आजकल का 1500 साल पहले का इस्लाम है, 2000 साल पहले का क्रिश्चियनिटी, ये सब आजकल का उनको कुछ मानव सोसाइटी का जो धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, जो अ, उसी को स्टडी करके हिंदुइज्म, सनातन धर्म जितने कुछ डॉक्यूमेंट्री किया गया, इनके पास उतना डॉक्यूमेंट्री नहीं है। और ये भी आप जान लीजिए कि हमारे से कई सारे चीज उन्होंने इनडायरेक्टली सीख के वहां पे उनके ज्योग्राफी के हिसाब से डिजाइन किया गया है। फॉर एग्जाम्पल हमारा यहाँ डेथ होने पर शवदाह होता है अग्नि में, है ना, आप जानते हैं ये सब। तो अरब कंट्री में उतना जंगल नहीं हो, मरुभूमि है उधर, है ना, वहां पे कहाँ शवदाह हो सकता है। तो वहां का वो जो बोलते हैं, अ, क्या बोलते हैं उसको, मिट्टी में खोद के जो वो सिस्टम था। देखिए डिफरेंस कहाँ कहाँ हो रहा है। हमारा ज्योग्राफिकल चीजें जो हमें सपोर्ट करता है, हमारा सनातन धर्म का लिटरेचर उसी को लेके कुछ ना कुछ आपको समरिज देता है या नेक्स्ट जनरेशन के लिए। पर जो दूसरा धर्म बना है अभी, उनका ज्योग्राफिकल लोकेशन, उनके वहाँ का जो प्रोडक्ट मिलता है, उस हिसाब से वो खाएंगे ना जी। उनका खान पान से हम बताएंगे आप नॉनवेज ना खाओ, कहाँ से उनका पेट पौधा ऐसा है, मरुभूमि है, वहां पे कहाँ मिलेगा, वो हमारा बात तो मान सकते। तो उनका अलग से अपना डिजाइन करना, ये उनका मजबूरी है, उनका ज्योग्राफिकल नहीं, लोकेशन। और कुछ लोगों का जिद्दी था कि हम मूर्ति, जी कुछ बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा था, ये संस्कृति हो गई कि बंगाल में हम रहते हैं तो मछली खा रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में रहते हैं और हिमाचल में रहते हैं तो हमको खूब फल मिल रहे हैं तो हम फल खा रहे हैं। वो संस्कृति हो गई। हमारा ये विचार था कि जैसे हम बात करते हैं वसुधैव कुटुंबकम की, कि हर चीज में प्राण है, हर चीज का बराबर महत्व, हर चीज का बराबर सम्मान है। और जो भी चीजें हमको चाहिए, अगर हमको औषधि चाहिए तो हम पहले जाके आह्वान करते हैं तो 3 दिन के बाद लेके आते जी हैं। हाँ, उसके भी वो भी पर्टिकुलर डेट में, वो पर्टिकुलर डे में होता है, हर दिन नहीं होता है। उसके उसके अपने पर्टिकुलर नॉर्म्स है। पर जब जी हम नव मानवतावाद पे, अब्राहमिक सिस्टम पे, इस यहूदी सिस्टम पे, जी अब्राहमिक सिस्टम पे टोटल, हम नव मानवतावाद को भी अब्राहमिक सचिन सिस्टम का जी, पार्ट मानते हैं। सचिन जी, तो सर सचिन सर जी, सर सर खत्म खत्म हो जाए, सचिन सर जी, खत्म हो जाए, खत्म हो सचिन जाने जी, दीजिए। ये जो सचिन जी, ये जो हम बात कर रहे हैं, सचिन जी, ये कर रहे हैं कि सचिन जी, अगर मैं हर चीज को सचिन जी, से मानते हैं, हर चीज का बराबर से सम्मान करते हैं, पर अब्राहमिक कल्चर और बाकी सब कल्चर जो है वो सिर्फ मानव को श्रेष्ठ मानते हैं। इसके कारण ये डिस्ट्रैक्शन, मैं प्रेमानंद जी, फेसबुक का यूज प्रेमानंद करूंगा, जी, सबका उपयोग सचिन करूंगा, जी, ये सनातन में नहीं। नहीं 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 नहीं, मानव को नहीं सर जी, सॉरी, मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। आप जो पॉइंट में ले जा रहे हैं, आप देखिए जो क्रिश्चियन कंट्री है, अमेरिका का बात करता हूँ, इनका क्या बिजनेस है जी। दो देश के अंदर में झगड़ा करवाना और दोनों को डिफेंस मटेरियल बेचना, ये कौन सा मानवता है। और कौन सा इस्लामिक धर्म शांति का दूत बनाता है इनका धर्म में, आप कुरान में देखेंगे ये शांति का धर्म है। तो मानवता कहाँ गया। ये गलत बात है सर जी, आप कुछ गलत चीज बोल रहे हैं। सनातन धर्म जितना शांति का बात करता है,
कोई धर्म उतना नहीं करता, उनका आउटपुट आप देख लीजिए इस्लामिक यही कंट्री तो के अंदर में। यही मैं बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट यही बोल रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट यही बोल रहा हूँ। आपको समझने में गड़बड़ हुई। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा जो मानवतावाद है, हमारा जो विचार है, वो विचार किस बात एक दूसरे को शांति से रहने देना, ये विचारधारा हमारा है। एक हम भी जिए, आप भी जिए। हेलो और उनका धर्म हेलो में, हाँ जी कुछ बोल रहे हैं। सर मैं ऐसा जवाब दे दूं एक शॉर्ट में इनकी प्रॉब्लम सचिन जी की, एक लाइन में इजाजत है? उप्रेती जी अभी रुकिए आप, अभी उनको बोलने ये जो दीजिए। छोटा इतनी छोटा देर से डिस्कशन चल रहा छोटा है, छोटा प्रश्न, एक लाइन में हो सकता है इसका आंसर। छोटा छोटा प्रश्न। नहीं, एक बार सचिन अवस्थी जी का अलग से लेक्चर रखाते हैं, सचिन जी आपको सुनेंगे और उस पर चर्चा करते हैं फिर एक दिन। 100% मैं यही चाहता हूँ कि जी आज का जी। परिप्रेक्ष्य में क्या चल रहा है, दूसरे का आउटपुट क्या है, वो क्या बोलते हैं और क्या आउटपुट है, इसके ऊपर गंभीर चर्चा होना चाहिए। बोलते हैं कि हम मानवता के इम्पोर्टेंस देते हैं, इस्लाम बोलिए, क्रिश्चियनिटी बोलिए, पर क्या आउटपुट क्या है? वो उनका तो ज्यादा ये लोग ही तैयार कर रहे हैं, थर्ड वार वाला, सर असली यही लोग में तैयार कर रहे जो हैं। जो एजुकेशन सिस्टम है ना, जो हमारे माइंड पे ब्लॉकेज बना है। सचिन जी प्लीज, सचिन जी, सचिन जी प्लीज प्लीज प्लीज। हेलो, अरे भैया फोन ले लो। हेलो, हाँ जी बताइए। मुझे अगर सचिन जी का बात मुझे हाँ समझ में आ गया, हाँ ये पूरा अलग एक हाँ, सेशन मैं रहेगा। बोलूं? हाँ जी बोलिए। मैं बोलूं? हाँ जी सर बोलिए। नमस्कार, सभी को मेरा प्रणाम है। मैं डिस्कशन सुन रहा था, तो इसका सीधा सा जवाब ये है, अभी सचिन जी ने भी कई बातें बताई, तो ये एक इसको ध्यान, पहले तो मानव धर्म का है क्या है समझना है। तो ये क्या है, वह सर्वव्यापी और परोपकारी व्यवहार जो मनुष्य मात्र को प्रेम, सहानुभूति, सम्मान और दूसरों को कष्ट न पहुंचाने की शिक्षा देता है, समाज में समभाव और शांति स्थापित हो सके, इसको कहते हैं मानव धर्म। अब इसमें जी तीन चीजें महत्वपूर्ण है: कर्तव्य, मानवता और सही आचरण। तो ये इंक्लूड करता है। और जो धर्म आपका, जो मानव धर्म की बात करते हैं, मानवता में क्या क्या है? एक तो पहली चीज मानवता ही है, दूसरी सहानुभूति, प्रेम, सत्य और सत्य आचरण, आत्मा की जागरूकता, समाज के प्रति उत्तरदायित्व, ये सब चीजें इन्वॉल्व हैं। और ये चीजें ये जो धर्म की बात होती है, ईसाई, सिख, ये वो, इससे सब ये ऊपर उठ करके ये मानव धर्म कहलाता है। दिस इज द ऑल वाह वाह, कंक्लूजन। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप समरी कर दिए, बहुत अच्छा है। फिर भी मेरा जी एक जो अभी अनुरोध है हम कि वसुधैव कुटुंबकम बोल रहे हैं, सचिन अगर हम अवस्थी जी एक का एक दूसरे दिन को लेक्चर रखा जाए अलग से, क्या पता इनका क्या 100% एक विचार है, उस अलग पर भी दिन चर्चा रखेंगे सर। करेंगे। आपको जी मैं जी। रिक्वेस्ट करूं, इसी सब्जेक्ट के ऊपर अलग से एक दिन रखिए, अलग अलग अच्छा जो एक्सपीरियंस स्पीकर है उनको मौका दीजिए। ये अभी सोसाइटी का कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसके ऊपर चर्चा होना चाहिए। मानविकता, हम एक दूसरे को हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपसे क्या एक्सपेक्ट करूं? आप अगर प्रैक्टिस करते हैं, मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मेरा नेबर प्रैक्टिस करता है, अलग शहर का अलग आदमी भी प्रैक्टिस करते हैं, तो मैं दूसरे शहर में जाता हूँ तो वहाँ हॉट नहीं होगा, दूसरा कंट्री में जाऊंगा तो वहाँ हॉट नहीं होगा। सेम प्रिंसिपल मानव धर्म हर जगह दिखे तो फिर ये वसुधैव कुटुंबकम हो गया ना जी। वसुधैव कुटुंबकम एक आउटकम है, वो फसल है, जो फसल अमल करने का उसका नाम है वसुधैव कुटुंबकम। पहले जो बीज हम बोएंगे वो अपने अंदर बोएंगे, अपने लाइफस्टाइल, अपना जिंदगी में, अपना फैमिली में, अपने सोसाइटी में, अपने कम्युनिटी में इसको प्रैक्टिस किया जाए तो एक दो दिन का बात नहीं, ये सालों लगता है, जनरेशन बाय जनरेशन लगता है। काफी कुछ आज भी हमारे अंदर में जनरेशन बाय जनरेशन आज भी है। हम आप देखेंगे हिस्ट्री में, भारत कभी कोई देश को पहले अटैक नहीं किया,
बाकी देशों का जो आप धर्म का बात करें उनका काफी सारे हिस्ट्री निकलेगा। ठीक है सर जी, आगे का प्रश्न ले लीजिए। बहुत अच्छा, मुझे खुशी हो रहा है कि आप लोग बहुत अच्छा टॉपिक को समराइज भी कर पाते हैं। थैंक यू। आगे का क्वेश्चन। आनंद जी, मैं एक छोटा सा बात पूछूं? जी। बहुत अच्छी बात चल रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम आगे बढ़ने जी के लिए हमारी ये सारी अच्छी बातें हैं अपने गुरुकुल या जहाँ भी जो भी एजुकेशन सिस्टम में, उसके साथ साथ साइंस और प्रकृति को भी ध्यान में रखते हुए कुछ आगे समंजस कुछ ऐसा बनाएं। हमारा जो जी धर्म है, हमारा जो सभ्यता है, या जो हमारा भारतीय ज्ञान है, ये ज्ञान संस्कृत से, प्रकृति से मिला है। हमारे जितने भी जी ऋषि मुनि कह लीजिए, वेद कह लीजिए, रामायण कह लीजिए, कृष्ण गीता कह लीजिए, ये तो संस्कृति से डेवलप हुआ है। बाकी धर्म तो जी प्रकृति से, बाकी धर्म तो प्रकृति से डेवलप ही नहीं है, वो तो मानव ने डेवलप किए हैं। तो ये तो आप समझ सकते हो कि जो आपने बात बताई वो ये है। मेरा छोटा सा क्वारी ये है कि देखो, प्रकृति परिवर्तनशील है। हमें वेदों में तो इंद्र को महान माना है, कृष्ण भगवान ने वो मान नहीं माना, कुछ और माना, तो परिवर्तन तो हो रहा है ना। लेकिन हमारी तो आयुर्वेद में वहां पे सर जी ईगो का प्रॉब्लम था। कृष्णा ने माने हैं, पूरा पर कर ईगो लेने का, इंद्र जी का ईगो का प्रॉब्लम था। ईगो। दीजिए, 1 मिनट साहब, पूरा कर लेने दीजिए, आप पूरा जवाब दीजिए, मैं आपसे सहमत हूँ। तो हमारा तो उसमें माना है प्रकृति परिवर्तनशील है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें जो वेदों में जो लिखी, बहुत अच्छी बात लिखी, उस समय के लिए लिखी, लेकिन परिवर्तनशील है। और मैं तो ये भी मानता हूं कि उस मानव का जो दिमाग था वो आज के मानव का अच्छा है, जैसे आपका है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अब हम सामंजस्य के साथ, हम आयुर्वेद में हम कहते हैं तुलसी लेनी है, ये लेनी है, और एलोपैथ में क्या चला गया, वो तुलसी का एक एक्सट्रैक्ट निकाल लिया। यही तो प्रोग्रेस की है, यही साइंस है। तो आज हम अपनी अच्छी चीजें, मैं उसको कोई अगेंस्ट नहीं हूं, अच्छी चीजों को, और आज की साइंस की कुछ अच्छी चीजें हैं उनको ऐड करके प्रकृति का जी विशेष ध्यान रख के हम आगे सामंजस्य कैसे बनाएं, इस पे बताइए। जी जी जी, बहुत अच्छा। मैं अभी इसका आंसर देना चाहूंगा। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है। अभी हम एक प्रॉपर रिसर्च होना चाहिए यूनिवर्सिटी लेवल में, कि प्रकृति का कौन सा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है जो ज्यादातर हमारे इंसान के लाइफ और जो अदर पशु पक्षियों का ज्यादा उपकार में आता है। ऐसा कौन सा पेड़ पौधा है, ऐसा कौन सा प्रजाति है, जैसा मधुमक्खी है। मधुमक्खी आप जानते हैं अगर खत्म हो जाए दुनिया में, 15 से 20 साल में पूरा मानव समाज अपने आप खत्म हो जाएगा। मधुमक्खी का इतना इनडायरेक्ट रोल है। तो जो इम्पोर्टेंट प्रजातियां हैं प्रकृति में, क्या परिवर्तन हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से जंगल हम साफ करते जा रहे हैं, वाटर पॉल्यूशन करते जा रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट इंडस्ट्री लगाते लगाते कार्बन कंपोनेंट्स का हमारा भी लिस्ट है 3rd नंबर में, कि ज्यादातर कार्बन हम ही फैला रहे हैं। पॉल्यूशन का बात आप जानते हैं, दिवाली के टाइम में दिल्ली में क्या पॉल्यूशन का सिचुएशन है। तो ये कि रिसर्च होना चाहिए कि आने वाला टाइम में कौन सा प्रजाति, कौन सा पेड़ पौधा किसी तरीका के हमारा प्रकृति जितना डेंजरस सिचुएशन को जा रहा है उसको हम सेव कर सके। ऐसा भी नियम भी बनना चाहिए, जो फर्टिलाइजर लैंड है उसके ऊपर कम कंस्ट्रक्शन हो, जो अनफर्टिलाइजर लैंड है उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का, स्टोर का, या जो भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, या तो कुछ इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन, ये सब चीज के ऊपर ध्यान रखा जाए। सो मेनी थिंग्स है सर जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोले। प्रकृति परिवर्तनशील है, पर उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है अगर हम उसको नेग्लेक्ट करते हैं, जो प्रकृति में इम्पोर्टेंट कंपोनेंट रहना चाहिए और जो प्रकृति में इम्पोर्टेंट कंपोनेंट कमी होते जा रहा है हमारा रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसी का कैसा अनुवाद को हम बैलेंस रखें, ये चीज के ऊपर कब हम एक्नॉलेजमेंट करेंगे। बहुत अच्छा बात है सर जी, थैंक यू। आगे का प्रश्न। उमेंद्रा जी, हमारे बीच में राजा राम यादव नहीं, राजा राम बोल जी चुके। भी अपना प्रश्न रखे हैं। ओमेंद्रा राजा जी, राम यादव जी। ओमेंद्रा जी से बुलवाओ जी, बोल चुके राजा राम। समर राजावत राजा जी, राम बोल चुके। समर राजावत जी,
समर सिंह राजावत जी। कोई बात नहीं, कोई क्वेश्चन अगर अभी नहीं है तो हम इसी विषय में और कुछ उमेंद्रा जी कंपोनेंट अपनी चर्चा बात कर को लेते हैं। रखना चाहते हैं अगर, उमेंद्रा जी अपनी उमेंद्र बात को जी। रखें। जी जी जी। नहीं, मैंने हाथ रेज किया था जब प्रश्न थे, लेकिन अब तो प्रश्न लोगों ने इतने पूछ लिए कि मेरे प्रश्न का जवाब मुझे मिल गया लगभग। वाह वाह वाह, क्या बहुत बात है। बहुत धन्यवाद कि तो मैं दूसरे थैंक के यू। प्रश्न से अगर जवाब मिल जाए तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। एक जी आदमी जी प्रश्न करता है और 100 को जवाब मिल जाए तो उससे बड़ी तो कोई बात हो ही नहीं सकती है। थैंक यू, थैंक यू। आपका हमारे कोऑपरेशन भी बीच बहुत में इम्पोर्टेंट। हमारे बीच में जीवन चंद उप्रेती जी ने कुछ बोला है, या मैं थोड़ा सा रास्ते में था? अगर नहीं जीवन चंद उप्रेती जी ने कुछ नहीं बो, बोला है तो अपनी बात को बोल रख बोल सकते हैं। बोल चुके जी, बोल चुके उप्रेती जी। बोल चुके तो हाँ हैंड डाउन कर देना चाहिए। हाँ, गोपाल बस वो प्रसाद जी बोल बोली, चुके कि नहीं? वो जी जी रहते जी। हैं। हाँ, मेरा अनादि साहू जी को नमस्कार। मेरा एक प्रश्न है। एक ही प्रश्न में मैंने कई प्रश्नों को समाहित किया है कि सनातन धर्म में ब्राह्मण के चरित्र, संस्कार, भूमिका, जिम्मेवारी क्या थी और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ है। इस परिवर्तन से उत्पन्न समस्याओं का समाधान क्या है। पुरातन काल से चली आ रही जाति प्रथा, बलि प्रथा, सती प्रथा, अस्पृश्यता, परंपरा, संस्कृति के चाल, चरित्र और चेहरा में क्या क्या बदलाव हुआ है। इस बदलाव से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हुई है और उसका समाधान क्या है। वर्तमान विकास का मॉडल और प्रकृति केंद्रित विकास में अंतर क्या है। जी, थैंक यू। यही हमारे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न आप उठा है। जो हमारा प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट हमारे देश में, हमारे सोसाइटी का जो सिचुएशन है, आपका प्रश्न का उत्तर मैंने कल कोशिश किया था इनडायरेक्टली देने के लिए। कास्ट सिस्टम के ऊपर जो 4 वर्ग है हमारा कास्ट सिस्टम में, जो डिवीजन आ रहा है उसमें आजकल सब लोग नाराज है कि ये कास्ट सिस्टम में ऐसा डिवीजन होना नहीं चाहिए। और श्री कृष्ण ने गीता में ये समझा है कि कास्ट बार्थ से नहीं होता है। कास्ट का जो सिचुएशन है उसी टाइम में, आजकल का बात नहीं, उसी टाइम में उनका जो आउटपुट है उसके ऊपर होता था। जैसा कि आजकल आप एग्जांपल ले लीजिए, मिलिट्री में कोई जाते हैं, मिलिट्री में कोई भी जाता है, ब्राह्मण भी जाते हैं, क्षत्रिय भी जाते हैं, वैश्य भी जाते हैं, शूद्र भी जाते हैं। तो मिलिट्री में जो जाता है उसका जो काम होता है वो क्षत्रिय का हो जाता है। यानी वो कोई भी बात से आप जाते हैं तो आप जो आपका आउटकम है उसके हिसाब से आपका जाति, आपका धर्म, आपका कास्ट यहाँ पे निर्धारित हो गया। यहाँ पे हम लोग कंफ्यूजन है। जो बाकी आप ब्राह्मण का बात कर रहे हैं, मेरा लाइफ भी ऐसा ही है। मैं गुरुकुल सिस्टम से आया हूँ, नाथ संप्रदाय से आया हूँ। तो मेरा लाइफ तो ब्राह्मण का लाइफ ही आप समझ सकते हैं। पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से पर्टिकुलर कास्ट का जो जिम्मेदारी था, आज समाज उसको नहीं दे पा रहा है। अभी गुरुकुल नहीं है तो ब्राह्मण का काम क्या है, मंदिर तो नहीं है तो ब्राह्मण का काम क्या है। आजकल ऑनलाइन लोग कर रहे हैं तो ब्राह्मण का काम क्या है। परिवार में कोई 16 संस्कार भी नहीं कर पाते हैं, है ना। 16 संस्कार आप समझते हैं। तो ब्राह्मण क्यों अपना रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर खड़ा होगा, क्यों अलग बिजनेस नौकरी क्यों नहीं करेगा। और जो मिल जाएंगे वो उनको बिजनेस या और कुछ नौकरी नहीं मिला, पढ़ाई में अच्छा नहीं हुआ, वैसा ब्राह्मण को आप ले रहे हैं, उससे कहाँ शुद्धता मिलेगा। अभी आपको बोल रहे थे गुरुकुल में जो स्ट्रगल हो रहे हैं, वहां पे भी देख रहे हैं जो लोग पढ़ा रहे हैं उनका, वो गुरुकुल में जो गुरुजी अभी आ रहे हैं, जो आचार्य बैठे हैं, उनको बाहर कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं है, मजबूरन यहाँ पे। ये लाइफ सोचिए। इसके ऊपर मैं एक कमेंट में एक आर्टिकल शेयर किया। ये आर्टिकल लिंक्डइन में शेयर किया था, कल शेयर किया था। आप अच्छा हुआ आज पूछ लिए। आज का सोसाइटी में स्किल, टेक्नोलॉजी जो हमारा सोसाइटी का रिक्वायरमेंट है, स्टार्टअप्स का रिक्वायरमेंट है, ग्लोबल का डिमांड है। हमारे पास इतना पॉपुलेशन है, मैन पावर इतना अच्छा है, प्राकृतिक संसाधन हमारे कंट्री में इतना अच्छा है, कम्युनिकेशन इतना अच्छा है, समुद्र से लगे हुए पोर्ट से लेके इतना अच्छा चीज होते हुए वर्ल्ड में स्टार्टअप में हम पीछे क्यों है। हमारा अच्छा अच्छा स्टूडेंट जो आईआईटी से आउटपुट हो रहे हैं वो क्यों विदेश जा रहे हैं। क्या प्रॉब्लम ऐसा है हमारा कंट्री में, ऐसा क्या अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रहा है।
आप ब्राह्मण क्षत्रिय का बात छोड़िए, अच्छा आउटकम जो आईआईटी के आउटकम्स है आप देखिए वो सब बाहर कंट्री में है। क्यों? तो हम कुछ पर्टिकुलर चीजों को एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास संसाधन है, इसके ऊपर और एक विषय बनेगा, और एक दिन बनेगा। क्या संसाधन है, क्या इनपुट्स है, क्या रॉ मटेरियल्स है, क्या आउटकम है हमारे पास। मैन पावर का एक 2 दिन पहले मैं न्यूज में देख रहा था, एक 90 पोस्ट के लिए, क्लर्क पोस्ट के लिए 16 लाख आवेदन पत्र। क्यों भाई? क्या प्रॉब्लम हो गया? क्या सिचुएशन है? इसी सिचुएशन को हम एड्रेस कब करेंगे? अभी ब्राह्मण क्षत्रिय का बात छोड़िए, ये प्रेजेंट सिचुएशन का जो अभी देख रहे हैं, कई सारे, मैं जो आर्टिकल आपको शेयर किया लिंक्डइन में, अभी मैं मैसेज बॉक्स में आपको लिंक दिया, उसमें आप देखेंगे जो हमें नीचे कास्ट को देखते हैं, शूद्र कास्ट को, उसका आजकल क्या कंट्रीब्यूशन है, वो आगे उसको कैसा लिया जा सकता है। उसको नीचे दिखाने से कोई सबका बेनिफिट नहीं होगा, सबका लॉस होगा। उसके पास भी कुछ टैलेंट है, टाइम के हिसाब से उन्होंने कुछ सराउंडिंग सिचुएशन से कुछ सीख लिया, आज वो शुद्र शुद्र नहीं रहा, उसको एजुकेशन का कुछ मिला है। अभी अगर कुछ आप रिजर्वेशन सिस्टम रखना चाहते हैं, वो गरीब और अमीर के अंदर में रखिए, कास्ट सिस्टम से आप बाहर आइए। कास्ट सिस्टम को, वो 4 वर्ण का जो सिस्टम था वो टाइम में था, मनुस्मृति से लेके सो मेनी थिंग्स वो टाइम में बताए थे, वो टाइम में ठीक था। आज के समाज के लिए ये 4 वर्ण का डिवीजन मैं भी नहीं मानता हूँ। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसके ऊपर हमारा गवर्नमेंट, हमारे सोसाइटी के विचारक, सब लोग सोचना चाहिए। तो अभी अगर रिजर्वेशन सिस्टम आप रखते हैं, वोट बैंक का छोड़िए, मैं इसी आर्टिकल इसलिए शेयर किया, इसमें मैं कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स भी नोट किया। लास्ट 15-20 साल से जो वोट बैंक के लिए फ्री वीज चल रहा है, ये फ्री वीज के बदले लेबर सिस्टम पैरालिसिस हो गया। अभी पत्ते खेल रहे हैं गांव में, उनका चिंता नहीं है। क्यों काम करने जाएंगे, क्यों मेहनत करेंगे? गंभीर समस्या है, 4 वर्ण से बाहर हमें आना है। हिंदू एक दूसरे को बोलिए हम हिंदू हैं, उतना काफी है। 5 उंगली एक हो जाए तो वो हाथ का पावर बनता है। 5 उंगली हम अलग होंगे, अपना भाषा, अपना कास्ट के लिए एक दूसरे को तू तू मैं करेंगे, मैं समझता हूँ ये अपने पैर में खुद ही चोट लगाने का बराबर है। बहुत गंभीर समस्या है। थैंक यू आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए। मैं चाहूंगा इसके ऊपर अलग सब्जेक्ट रखा जाए, अलग अलग बहुत बहुत धन्यवाद स्पीकरों को आपका बुला के। नादिर साहू जी, आपने बहुत बढ़िया विश्लेषण किया। जी जी, असल थैंक यू। में आदमी भ्रमित है। हमारे जीवन में जो 4 बने हुए हैं वर्ण, हर मनुष्य के जीवन में हैं। जी जो भी मनुष्य हाँ जी, जीवन धरती हमारे में जी अंदर रहा है, सही। वो चारों वर्ण उसके जीवन में हैं। क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र हर व्यक्ति के जीवन में हैं। हम जब समाज का वो करते हैं, रक्षा करते हैं, तो हम क्षत्रिय हैं। हम जी जब हाँ, ब्राह्मण का कर्म करते हैं, जब पूजा पाठ करते हैं, तो हम पढ़ाते ब्राह्मण हैं। हैं और हम जी, जब हम दूसरे को। जीविकोपार्जन के जी लिए सही जब बात। काम करते हैं, तो हम वैश्य हैं। और हम जब वैसे अपने सेवकों के रूप में काम करते हैं, तो हम अपने शूद्र घर हैं। में अपना काम, घर का काम करते हैं तो हम शूद्र अपने है, घर का खुद जब शूद्र काम है। करते हैं, तो हम शूद्र हैं। तो जी चारों वर्ण हमारे जीवन में हैं। लेकिन इसको राजनीतिक स्तर पे इतना ज्यादा गंदा बना दिया गया है कि हमको वोट आपस में बैंक। लड़ा दिया गया है, सनातन धर्मियों को। इस पे विचार करने की बहुत जरूरत है। जी जी हम जी, सनातन ये धर्मी, भाई साहब आज हमारे वाल्मीकि भाई समाज साहब ने हमारे सनातन धर्म को बचाया है। हम वाल्मीकि भाई समाज साहब इसका को, हल उनकर समाज को गले लगाते हैं, क्योंकि उन्होंने मुगलों का शासन स्वीकार नहीं किया और अपने जी 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 सर पे मैला जी, ढोया। तो हाँ वो जी हमारे लिए पूजनीय हैं। हमको उनको जी, पूजा करनी चाहिए, उनकी, हाँ जी हाँ वाल्मीकियों जी की, सोनकर की, खटिक समाज की। जी जी हम जी, लोग मैं सब एक हैं। एक्सेप्ट करता हूँ आपका पॉइंट है एकदम। 100 to 100% मैं एक्सेप्ट करता हूँ। हमें हमारे पूर्वजों पे स- गर्व होना चाहिए। हमें मिस कर रहे हैं, काफी कुछ मिस कर रहे हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा सही तरीका से, सही एज में, सही टाइम में नहीं बताया जाता है, हमें गलत चीज बताया जाता था।
मैं भी मुगलों के बारे में मेरा इतिहास बुक में स्कूल में पढ़ा था। आज मेरा क्या काम है वो सब पढ़ाई ज्ञान का। अगर भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में मेरा स्कूल एज में मुझे कुछ बताया जाता तो आज कुछ काम आता था। मेरे पूर्वजों के ऊपर आपके बताए गए इतना कंट्रीब्यूशन है हमारे इसी सुखी जीवन के लिए। हमें उन्हें उनको रिकॉग्नाइज करना है, उनको रिस्पेक्ट करना है। ये हमें आजकल बच्चों को नहीं सिखाया जाता है। और वोट बैंक के चलते हमें डिजाइन प्रॉपर तरीका से डिवीजन करके अलग अलग तरीका से हमें अलग रखा जाता है। इसी का प्रॉब्लम के वजह से आज लव जिहाद चल रहा है और कुछ चलेगा। बहुत सारे विश्लेषण बोल रहे हैं जो बेकार हिंदू युवक है उनको साइलेंटली स्टाइपेंड देके वो कलमा पढ़ाएंगे ये लोग अगले 5 साल में। ऐसा भी कुछ प्लानिंग है उनका। 67 देश है, 60 देश है, वो मिलके इंडिया में ज्यादातर लोगों को कन्वर्ट करके उनका टारगेट है इंडिया में अगर जीत गए उनका बाकी का काम हो गया। बेकार युवक हिंदू युवकों को साइलेंटली कुछ ना कुछ स्टाइपेंड देके कलमा पढ़ाने का प्लान है। लव जिहाद वगैरह ये सब छोटी सी मामला है। सोचिए आप हेलो। कितना क्या प्लानिंग चल रहा है। हम 5 भाई हिंदू भाई अगर अलग ईसाई एक दूसरे को तू मैं करेंगे, एक दूसरे एक नहीं होंगे। एक होने का एक ही तरीका है, 5 भाइयों को पता होना चाहिए कि हमारा पूर्वज कहाँ से है, क्या कंट्रीब्यूशन दिए, हमें क्यों रिस्पेक्ट करना है, हमें एक दूसरे को क्यों एक्सेप्ट करना है। 5 भाई अगर 5 उंगली जान लिए तो ये हाथ का जो पावर है ये पूरा विश्व को दिखाएगा। अभी भी सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया। आप इसका पावर मत भूलिए। मोदी जी बहुत कोशिश करके आपका हमारा जो पूर्वों का जो कलंक था उसको मिटा के एक ऐसा स्टेज में ला के खड़ा किए। अभी आप और हमें ये काम को आगे बढ़ाना है। थैंक यू। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सब। टॉपिक के ऊपर आगे एक एक दिन ये विषय रखना चाहिए, अलग अलग बहुत विशेषज्ञों बहुत को बहुत बुला बहुत के। धन्यवाद आपका आदित्य साहू जी। थैंक यू। हमारे थैंक बीच यू। में जीवन चंद उप्रेती जी कुछ कहना चाहते हैं। हाँ जीवन चंद उप्रेती जी अपनी बात को हाँ रखें। सर, मैं शॉर्ट में बोलूंगा। मैं आपने तो मेरी बात कह दी है कि जो सब शुद्ध, एक्चुअली हमें एक चीज जानना है कि हमारा शरीर जो है ना, हमको एक चीज समझ में ये पूछना है सभी से कि क्या आपके पैर और आपके सर में आपको क्या चीज अच्छी लगती है? देखिए आप पैर का, कोई पैर बताएगा का जी इसमें? जी हाँ, कोई 100% बत... मैं बताऊंगा। आपका क्वेश्चन को मैं हाँ रेस्पेक्ट करता हूँ। मैं इसी हाँ क्वेश्चन के लिए मैं समझता हूँ 15 साल से मैं मेहनत किया था। आपने इसी सवाल मेरे सामने रखे। मेरा जिम्मेदारी बनता है हाँ आपका मेरा सुलझाव हाँ। सुनना पड़ेगा। ये मैं मेरा समझाता हूँ, मैं विचारधारा बताता है। हूँ सर। साहू जी मैं बताता हूँ, मैं बता रहा हूँ। पहले पहले मेरी सुन लीजिए, फिर आप बताइएगा। देखिए, मेरा जी जी। कहने का मतलब ये है कि सर और पैर आदमी का दोनों ही उसके लिए बराबर है। अगर हाँ पैर जी ना हाँ हो जी। उसका मनुष्य का हाँ जी कोई हाँ अस्तित्व जी। नहीं, और सर नहीं है मैं तो भी अस्तित्व नहीं है। तो अब आप हम लोगों ने कितनी ज्यादती की है, यहीं पर मानव धर्म की उप्रेती बात जी, आती है। उप्रेती जी एक मिनट। आज उप्रेती आप जी एक टॉपिक मिनट छेड़, सुनिए। सुनिए। उप्रेती जी हाँ आप खाली प्रश्न करिए, विश्लेषण करने दीजिए हमारे जी जो जी जी जी, वक्ता हम है यही उनको। मानते हैं। आप विश्लेषण आपका मत करिए, विचारधारा मेरा आप विचारधारा। खाली प्रश्न थैंक यू। करिए। अच्छा, तो आप विश्लेषण करिए महाराज। नहीं नहीं, मैं आपको ये साहू जी बताना आप चाह रहा हूँ। विश्लेषण करिए इनके प्रश्न का। मैं मैं आपको मेरा सहमति जनाता हूँ। मेरा बॉडी का ईच एंड एवरी पार्ट मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और वो पार्ट हाँ मिसिंग है तो मैं इनकम्प्लीट हूँ। मैं हर कंपोनेंट्स को, हमारा बॉडी का पार्ट्स को इक्वली रेस्पेक्ट देता हूँ क्योंकि इतना मुझे समझ में आ गया। मेरा ईच एंड एवरी कंपोनेंट्स, ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट्स मुझे पूर्णांग बनाता है। यस। एक एब्सेंट है तो मैं पूर्णांग नहीं हूँ। मैं अलग से शूद्र को अलग से नीच से नहीं देख सकता। मेरा गलत हो जाएगा, मेरा इसी बार तो मेरा बेकार एक हो जाएगा। जी जी। मेरा एक प्रश्न है कि अभी तो सिर की और पैर की बात हुई थी, मैं उसी को आगे बढ़ाता हूँ। क्या पैर से सिर का काम और सिर से पैर का काम लिया जा सकता अरे आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। आप मेरी बात तो पूरी सुन, मेरे को तो आप कहने ही नहीं दे रहे हैं। आप अपनी बात बता रहे हैं, या तो मुझे कहने दीजिए। है? नहीं नहीं, कहीं नहीं, आप ही कह रहे थे, आप ही की बात को हाँ नहीं सपोर्ट तो कर रहा था आप मैं। पहले नहीं नहीं मेरी नहीं, बात पैर को का साथ मे, जी। हाँ आपका, आप दोनों को मैं रेस्पेक्ट करता हूँ। पैर का काम पैर करेगा और माथा का काम माथे करेगा।
प्लीज लेकिन अपना काम वो करेगा। बोथ आर इम्पोर्टेंट, कोई लेस नहीं है। ये सेम सेम यहाँ पर बात आ रही है कि समान मानने की। तो कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि मनुष्य मानव जो पैदा हुआ है वो उसके अंदर जो आत्मा गई है उसको डिफरेंशिएट करने का अधिकार किसने किया? क्वेश्चन बहुत बड़ा है, अभी जी किसने किया आपको? ये वो गीता में छोड़िए, लिखा हुआ है। हम सुनिए अलग ट्रैक सुनिए, में जा रहे हाँ हैं। मेरी सॉरी बात सुन सॉरी, लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। गीता में लिखा आप है, दोनों अलग ट्रैक में ले जा रहे हैं हमें। प्लीज हमें, मैं माफी चाहूंगा, आप अलग दिशा में मत जाइए। हम प्रत्येक बॉडी का प्रत्येक अंगों को रेस्पेक्ट करना चाहिए। यस। मैं भी शूद्र हूँ, तो मैं मेरा वैश्य कहने हूँ, का मैं क्षत्रिय हूँ। हाँ जी हाँ, मेरा अगर मेरा कहने का कैपेबिलिटी मतलब बोलना है तो मैं कि ब्राह्मण हम हूँ। लोगों ने भेद किया है। जी हम ये लोग भेद किया। हाँ जी यस, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, आप ये बोलने तो दीजिए मुझे। ये तो मैं ये हमारा गलती है, हम लोग भेद किया, सही है। हाँ यस एग्जैक्टली यही मैं कहना चाह रहा हूँ। तो ये भेद हमने अपने मन से, जो बुद्धिमान थे, जिनको ब्राह्मण वर्ग कहा गया, जो बुद्धि से तेज थे, उन्होंने, क्योंकि कोई वो भी छोड़िए आदमी छोड़िए, जो वो प्लीज जो प्लीज, सच ब्राह्मण सब अपना जितना कंट्रीब्यूशन देना था दिया, जो हम्म, दूसरे तीन जात नहीं दे पाए। क्षत्रिय जितना कंट्रीब्यूशन देना था वो दिया, नहीं तो आज का हिंदू नहीं बचते थे। वैश्य जितना कंट्रीब्यूशन देना था दिया, अदरवाइज पूरे विदेश का सामान आप आज खरीदते थे, स्वदेश कुछ नहीं मिलता था। शूद्र जितना वो अपना जिम्मेदारी से जितना सेवा देना था दिया, अदरवाइज खुद अपना धर्म का काम अभी करने का लायक नहीं बनते थे, क्योंकि आपका सेवा करने का कोई नहीं नहीं रहता सर, था। सर प्लीज साहू जी एक दूसरे मेरी को, बात प्लीज, प्लीज 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 मैं हाथ जोड़ता हूँ, एक प्रेमन दूसरे को भेद मत कीजिए। नहीं आप नहीं मैं गर्व प्रेमन कीजिए। जी, इसको एक्स्ट्रा मैं टाइम अपनी में बात, डिस्कस करवाइए, बंद अपनी कर बात तो दीजिए। अपनी बात तो कह सकता हूँ। मेरी प्रेमानंद बात, हमें विवेकानंद जी बोले हैं, गर्व है हमें हिंदू बोलने बात में। करनी है लेकिन बहस का मुद्दा नहीं बनाना है। जी अपनी जी, बात तो हर हमें आदमी कह सब्जेक्ट सकता पे, है, पहले लेकिन मेरी अब सब्जेक्ट यहाँ बात पे बहस सुन उतर लीजिए, होने रहे लगी है। मेरी बात अनादि सुन जी, लीजिए। हाँ अनादि जी और अप्रेती जी 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट के लिए रुक जाइए। मैं ये कह रहा हूँ हाँ कि जो भी व्यवस्थाएं हमारे पुरातन से चली आ रही हैं हाँ उनको मानना या ना मानना कुछ आज के युग कंपोनेंट में मानना है। पर निर्भर है। सर जी आप जी हम मेरी बात, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं बनाते हैं। जो सम्मान करते हैं उनसे सम्मान लेते हैं, जो सम्मान नहीं करते हैं उनसे हमको सम्मान की जरूरत भी नहीं है। हमारे जीवन में 4 वर्ण जो बने हैं वो हर व्यक्ति के जीवन में हैं। सर पता नहीं हम क्यों हम आप, भिड़ रहे हैं आपस में। सर हम ऐसा भी यही भिड़ने की कहना चाह जरूरत रहे नहीं हैं, है। हम भी यही कहना चाह रहे हैं जो आप कह रहे हैं, लेकिन बात तो मेरी सुनिए कम से कम भाई। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप मेरी बात को हर बात काट दे रहे हैं। मैं कोई गलत बात थोड़ी कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जो 4 वर्ण बने हैं, नीचे वाला वर्ण भी अगर ऊपर वाले के गुण प्राप्त कर लेता है तो उसमें जाएगा। हमारी सोच गलत है। भाई उसने गुण प्राप्त किए हैं, उसी ने सनातन को बचाया है। नहीं हमारी जी हाँ आपकी जी जी औकात क्या थी जी, मैं आपके सनातन को बचाने आपके की? आपके दोनों आज को अगर हाथ जोड़ता बाल्मीकि हूँ। समाज ना होता, आज अगर प्लीज क्षत्रिय प्लीज, समाज ना होता तो हाँ जी सनातन हाँ कभी जी, जिंदा न रहता। ये बिल्कुल पक्का मान आपको, लीजिए। आप दोनों का बात मैं मानता हूँ, और आप दोनों को मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, इसी विषय पर आगे हम नहीं जाएंगे। हमें डिवीजन किया गया, ब्राह्मण का कंट्रीब्यूशन ये लिटरेचर बचाने में जितना है, और शूद्र का कंट्रीब्यूशन ब्राह्मण का सेवा करने में आज तक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जितना है, एक दूसरे को थैंक यू बोलने का टाइम है। कब समझेंगे आप? लेकिन आज तो गलत फहमी भर दी गई है ना। नो नो, एक मेरे दूसरे के वजह से प्रति इतना नहीं है, द्वेष भर दिया गया है, गलत नेताओं फहमी ने इतना मेरे द्वेष वजह भर से दिया नहीं है। है। ब्राह्मण उसको कितना अपना नहीं कहता। जिम्मेदारी इतना अच्छा निभाया, उसके इतना मुश्किल घड़ी में खाना नहीं खा के वो शास्त्र को बचाया, उसी का विश्लेषण किया, उसी को आगे जनरेशन को सिखाया, तभी कुछ शास्त्र जिंदा है। तभी आज का शूद्र वो शास्त्र को पढ़ के वो ब्राह्मणत्व प्राप्त किया। उसी शूद्र को कब आएगा ये सेंस? भाई देखिए पूरे केरला में, कर्नाटका में हमारे जो भाई हैं, जिनको हमें, पहली बात तो हमें शूद्र कहना ही पसंद नहीं है। नहीं, हमारे वो मुझे भी भाई हैं, नहीं है, मुझे नहीं है, हमारे मेरा वो भाई भाई है। हैं। उन्होंने उन्होंने मैं अपने विषय संस्कृत को वस्तु ज्ञान चल रहा प्राप्त है। किया और मंदिरों में पूजा कर रहे हैं। मैं आपका बात मानता हूँ, मेरा भी भाई है, मैं भी शूद्र हूँ। आप ये मत समझिए कि मेरा घर का काम मैं नहीं करता हूँ, जब भी मैं शूद्र मानता हूँ।
और मैं जब टीचिंग करता हूँ मैं ब्राह्मण हूँ और मेरा सरनेम से आप समझ सकते हैं मैं बीच में हूँ। मैं समझ लिया कि मेरा इसी जन्म में मुझे क्या करना चाहिए, इसी सोसाइटी का नेक्स्ट जनरेशन के लिए मैं क्या बेहतर कर सकूं। इसलिए मेरा फैमिली लाइफ को छोड़ के मैं नाथ संप्रदाय में ज्वाइन हुआ और आज धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत बहुत ये बहुत धन्यवाद मुश्किल आपका काम अनादि है। जी। हमारे बीच में आचार्य विजयकर जी हैं। कारकर जी अपने कुछ जी प्रश्न रखना चाहते हैं। कृपया विजय कारकर जी अपनी बात को रखें। नहीं, मोहन जी, पहले मोहन जी का हाथ आया चलिए है। मोहन जी रख लें पहले अपनी बात। ये तो आपकी और महानता है विजय कारकर जी कि आपने मोहन जी को अवसर दिया। मोहन जी अपनी बात को रखें। कार्यकर जी का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। प्रभु पता नहीं मुझे, मैं छोटी मुंह बड़ी बात, हम ऐसा सब्जेक्ट क्यों चुनते हैं, एक चीज। और दूसरा, आज सबको मालूम है आज कर्म से जो है वो ब्राह्मण है, जो कर्म कर जी रहा। आज हमारे हमारे समाज में कितने ब्राह्मण कथा का वाचक हैं बताइए तो मुझे जरा, कहीं से ले लीजिए आप। तो तो मेरा वही यही पे अनुरोध, प्रॉब्लम सर। जी जी, मेरा आपका यही क्वेश्चन अनुरोध है। आप पूरा और कर आनंद जी, लीजिए। आपकी बातों से मैं 100% सहमत हूँ। एंड जो आप इतना खुले भाव से बोल रहे हैं कि मैं शूद्र हूँ, या जो भी आपने बताया, तो मैं आपको मतलब सल्यूट करता हूँ। मैं फौजी हूँ, रिटायर्ड। तो मुझे ये बातें बहुत अच्छी लगी, पर हम कोशिश करें कि इस तरीके के सब्जेक्ट ना आए जिसमें डिबेट हो। आज सबको मालूम है, पूरी दुनिया जानती है कि कोई ब्राह्मण कोई शूद्र नहीं। हाँ, कर्म से जो है वो ब्राह्मण है, जो कर्म से है वो शूद्र है, जो कर्म से है वो क्षत्रिय है। तो अगर ऐसा हो कि अगली बार से हम ऐसा सब्जेक्ट ना चुने जिस पर इतनी मतलब चर्चा बने। आज इतना समाज आगे बढ़ गया है, ठाकुर क्षत्रिय सारे कथावाचक हैं हमारे, शूद्र हमारे कथावाचक बन रहे हैं। तो इसमें ये सब चीजों को तो देना ही नहीं चाहिए हमें ये सब्जेक्ट। पता नहीं मैं क्या सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम। बहुत बड़े बड़े नहीं नहीं, आप पुरोधा सही लोग हैं बोल रहे हमारे। हैं। जी जी, जी आप सही बोल रहे जी हैं। जी, आपका धन्यवाद धन्यवाद। क्वेश्चन बस अगर इससे ज्यादा पूरा कुछ हो नहीं गया, कहना, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना। धन्यवाद। मोहन जी धन्यवाद। थैंक यू। आपका क्वेश्चन अगर पूरा हो गया, मैं समर अभी सिंह राजावत इजाजत जी, लेता हूँ आपका समर सिंह आंसर देने के राजावत लिए। जी, समर सिंह राजावत जी, अनादि भाई, समर सिंह अनादि राजावत भाई जी, 30 सेकंड। एक मिनट, मैं उनका एक आंसर दे सेकंड देता नहीं, हूँ। प्लीज प्लीज एक प्लीज, एक सेकंड मिनट नहीं, दीजिए मुझे, वो जी उनका एक आंसर सेकंड देता नहीं। हूँ। आनंद जी, मेरा बंधु अभी बोले, आनंद मैं जी, पैदाइश शूद्र नहीं हूँ, एक मिनट आप रुकिए। ये ध्यान रखिए। पर आनंद मेरा जी, घर का काम मैं खुद करता हूँ, जब भी मैं शूद्र हूँ। और मेरा कर्म ऐसा मैं चूज किया, नाथ संप्रदाय से जुड़ने के बाद मैं आज ब्राह्मण का धर्म निभा रहा हूँ। आप जो बता रहे हैं, ये हमारा सिचुएशन, हमारा सोसाइटी सही तरीका से सब वर्ग को अपना अपना जिम्मेदारी निभाने का सही तरीका से कुछ अपॉर्चुनिटी मिस किया है। इसलिए हर अलग अलग कास्ट के लोग अपना धर्म निभा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा एजुकेशन का सिस्टम का प्रॉब्लम है, ये पहले देखना है। बाकी आपने बताया ये सब्जेक्ट क्यों चूज किए, मैं चूज नहीं किया, मैं ये सब्जेक्ट चूज नहीं किया। और ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ये ऐसा ऐसा छोटे छोटे ब्लॉकेज अगर हमारे माइंड में रह जाता है तो हमें आगे बढ़ने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है। उससे अच्छा है हम 5 हिंदू भाई मिलके इसी सब्जेक्ट को चुन के अलग से धैर्य के साथ एक दूसरे का विचार रख के इसी सब्जेक्ट को अलग दिशा दे। हम अभी जाति वर्ण कास्ट में नहीं जाना चाहते, प्लीज। समर सिंह मैं राजावत एक जी, बात कहूंगा, समर सिंह, अनादि भाई, हुकुम प्रणाम। जो सत हमारे चित्त आनंदित कैसे रहे, मेरा प्रश्न ये है सर। एग्जैक्टली, बहुत धन्यवाद आपका ट्रैक में वापस आने के लिए। आपने बहुत अच्छा है कि उपकार किया, हमें ट्रैक में वापस ला लिया। हमें आनंद जो है ओनली अंदर मिलता है, बाहर जो मिलेगा वो सुख है। हम एसी का रूम बना सकते, कार बना सकते, बंगला बना सकते, हवाई जहाज में ट्रैवल कर सकते, अपने अच्छे क्लास के इंग्लिश स्पीकिंग लोगों के साथ मिलना बैठना कर सकते, 5 स्टार होटल में खाना खाने का प्रोग्राम बना सकते। ये सब सुख है, सुख है, शांति नहीं। शांति अंदर मिलेगा जिसी का इनर जर्नी पता है और इनर विकार अपने अंदर में क्या खूबी है क्या कमी है उसको पता है, उसी को रेक्टिफाई किया, पंच इंद्रियों को कंट्रोल किया, षड्रिपु को सही धर्म रक्षा के लिए यूज किया,
वो अपने सर्कल में और दूसरे के लिए प्रेरणादायक बनेगा और दूसरे लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि सबके पास सोशल रिकॉग्निशन का भूख होता है। ठीक है, ये झूठ बात नहीं है। जैसा 4 लोग आपको थैंक यू बोलते रहेंगे, ये आपका प्रसन्नित होगा। चलो मैं पैदा हुआ था, कुछ मुझे धन प्राप्ति नहीं हुआ, एटलीस्ट 4 लोग तो मुझे बेकार आदमी नहीं बोल रहे, मेरा सोसाइटी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है। ये सोचकर आप सोएंगे, यही है आनंद। सचित आनंद का ये कंपोनेंट्स है। आज का ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है आपको? सेल्फ टॉक। साइकोलॉजी बोलता है सेल्फ टॉक दो तरीका का होता है, उसका 2 पोल है। एक है पॉजिटिव सेल्फ टॉक, जो 5% लोग करते हैं, कर पाते हैं, उनका उतना क्षमता है। 95% नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं, स्पेशली जब अकेला होते हैं, जब आप सो जाते हैं, आंख बंद है, आपके परिवार वाले देख रहे हैं, आप आंख बंद करके सोए हैं, पर आप सेल्फ टॉक में है, खुद सवाल कर रहे हैं, खुद जवाब दे रहे हैं। क्या चल रहा है? वो क्वेश्चन चल रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों चल रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा जिम्मेदारी क्या है, मैं क्या ऐसा गलत किया, लोग मुझे ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हैं। ये सब क्वेश्चन आंसर आप खुद कर रहे हैं, आप खुद आंसर दे रहे हैं। उसी से आपका फेस लाल हो रहा है, आपका इमोशन कंट्रोल हो रहा है, आपका नींद खराब हो रहा है, इसके वजह से एडिक्शन अभी बढ़ रहा है। यही है तनाव, इसी को समझिए आप। आनंद अगर पाएंगे तो अपने आप का अंदर का सेल्फ टॉक को, जब भी आपको पता चला मैं नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहा हूँ, अपना टाइम एनर्जी खराब कर रहा हूँ, उसी क्षण, उसी टाइम, उसी बेड से उठ जाइए, उसी रूम से बाहर चले जाइए, दूसरा रूम में जाइए, दूसरा कुछ एक्टिविटी कीजिए 20 मिनट तक। आप टीवी देखिए, कुछ यूट्यूब चैनल देखिए आपका सीखने का लाइक, कुछ मोटिवेशनल किताब पढ़िए और कुछ कीजिए, फिर वापस आइए बेड को, आपका सोच चेंज हो जाएगा। कोशिश कीजिए रिकॉग्नाइज करने के लिए, आपका नेगेटिव सेल्फ टॉक आपको डिस्टर्ब ना करे, तभी वो आनंद मिलेगा। आनंद मिलने के लिए फिर आपको बाकी जो हम बात कर रहे थे वो अलग सेशन है, कैसे पंचेंद्रियों को कंट्रोल करना, प्रकृति के साथ सिंक्रोनाइजेशन होना, षडरिपु को धर्म के काम में लगाना, ये सब सो मेनी थिंग्स है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद अनादि साहू जी आपका। आपने बहुत अच्छे तरीके से हम सभी लोगों को एक अच्छी बात का विस्तार से बात को बताया। हम उसके लिए थैंक आपके यू। शुक्रगुजार हैं। आचार्य विजय कर जी अपनी बात को रख करके, हमारे समय भी हो गया है पूरा। आचार्य जी विजय जी कर जी के बाद हम मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। आचार्य विजय जी कर जी अपनी बात को रखें और मीटिंग को खत्म करने की घोषणा करें। जी जी। अनादि जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू। आपका होने के साथ में मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। थैंक यू, आपको प्रणाम। इसी प्रकार लगे रहें। नंबर 1। नंबर 2, समूह में आज जो अराजकता आई, विशेषकर वयोवृद्ध व्यक्तियों के द्वारा जो भावी नेता बनना चाह रहे हैं, कृपया प्रश्नकर्ता बने, वक्ता बनने के लिए आप मंच संभाले। हमें सिर्फ प्रश्न करने की अनुमति यहाँ पर है। आज मुझे होस्ट का ट्रायल लिया जा रहा है, संचालन का ट्रायल मेरा हुआ, तभी आज मुझे होस्ट का दर्जा दिया गया है। मैं इस समूह में द्वितीय व्यक्ति बना हूं जिसको कि होस्ट का पोजीशन मिला है। मैं यात्रा कर रहा हूं, मैं ट्रेन में बैठ चुका हूं, मैं आसपास का वातावरण खराब ना हो इसके लिए फर्स्ट क्लास में बैठा हूं और फोकट में बैठा हूं। 1 रुपया नहीं लगा है मेरा, मात्र जर्नल टिकट लेके बैठा हूं। तो इसके लिए प्रकृति का धन्यवाद। और आपने चारों वर्ण के ऊपर मैं 1-2 मिनट की बात करूंगा। सर को यदि हम ब्राह्मण माने, भुजाओं को हम क्षत्रिय माने, पेट को हम वणिक माने, तीसरा वर्ण, और चौथा पैर को हम यदि शूद्र माने, तो ये सर कहाँ लगता है? जब हम किसी को नमन करते हैं तो ये सर कहाँ जाके टिकता है? चरणों में। तो ये पूरी साइकिल है, न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, ये मेरी अपनी खुद की व्याख्या है। सर, भुजा, पेट और पैर, ये चारों एक ही वर्ण, एक ही शरीर में चारों वर्ण आपके समाहित है। अभी धन्यवाद के लिए मैं ब्रिगेडियर साहब को आमंत्रित करूंगा। ब्रिगेडियर साहब धन्यवाद ज्ञापन करें।
थैंक यू सर, बहुत अच्छा। मैंने जो आर्टिकल अभी शेयर किया उसमें भागवत पुराण आपका बात रखता है, और सब बॉडी का कंपोनेंट्स को हम इक्वली रखेंगे, रिस्पेक्ट देंगे। हम अभी बर्न सिस्टम से बाहर जाना चाहिए, सो मेनी थिंग्स है, इसके ऊपर अलग से चर्चा रखेंगे। और बहुत अच्छा आपने संतुलन बना के होस्ट आज किए। मैं इतना अच्छा आज खुश हूँ कि आपने अच्छा तरीका से लोगों को सवाल करने का भी टाइम दिया, सही तरीका से मुझे कुछ आपके सामने रखने के लिए टाइम दिया। मेरा सैल्यूट है आपको। आपसे हमें बहुत कुछ सीखने का रहता है, हम आजकल के बच्चे। थैंक यू वेरी मच। सभी को नमस्कार। आचार्य विजय जी ने मेरे को धन्यवाद करने के लिए दिया है। आज के जो अनादि साहू जी हैं, आज के मॉडर्न जमाने के संत हैं, और उन्होंने हमारी पुरानी संस्कृति को भी बहुत अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से समझा है, और मॉडर्न साइंस का भी यूज किया है। तो हमने उनकी बातों को समझ के और आगे इसको फॉलो करना है, इसको आगे अपने लाइफ में भी अडॉप्ट करना है। उनका तो स्पेशल धन्यवाद, और आचार्य जी विजय जी का स्पेशल धन्यवाद। उन्होंने हमारी इस परंपरा में काफी चीजें सुधारने की कोशिश की है, और परमानंद जी तो हमारे बहुत ही इसमें हैं, वो पूरे हैं। उप्रेती साहब ने भी अच्छे ज्ञान की बात की है, पर थोड़ा समय कम था। तो अभी कोई चाहे तो अपना अपना डिस्कशन ऑफ होने के बाद कर सकते हैं, क्योंकि ये विषय ही इतना है, इसका इतने शॉर्ट में नहीं हो सकता है। पर जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप जी, हमारे प्रदीप जी कोई कविता कहना चाहते हैं। प्रदीप जी अपनी कविता को कहें, और मीटिंग को हम लोग अब बंद करने की स्थिति में हैं। प्रदीप जी की कविता के बाद हम मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। प्रेमानंद जी, प्रदीप जी रुकिए एक मिनट। प्रदीप जी, दो बंधु से मैं माफी चाहता हूं। इसमें पांडे जी बोलते बोलते रह गए, और नितिन किशोर जी कृपया कुछ सेकंड में, आधे मिनट में अपनी बातें बोल दीजिए। नितिन किशोर जी और पांडे जी। नितिन किशोर जी सुन रहे हैं? हाँ, सभी को नमस्कार मेरा। असल में मैं तो सुन रहा था सभी ज्ञानियों की बातें, और नहीं, अच्छा। आपका प्रश्न रखिए, मात्र प्रश्न। मेरा प्रश्न तो बड़ा साधारण सा था कि धर्म के अनुसार सत्य क्या है, और सत्य क्या जो ज्ञान इंद्रियों से दिख रहा है वो सत्य है, या जो वेद शास्त्रों में लिखा हुआ वो सत्य है? क्या कौन सा सत्य है? क्योंकि हर चीज नजर आती है जी, ज्ञान इंद्रियों से। आपका मैं समझ गया क्वेश्चन। और कुछ है तो बोलिए। नहीं, आप उत्तर दीजिए, प्रश्न हो गया जी, उनका। जो प्रकृति में हम देख रहे हैं, अदर देन मी, मेरा पर्सपेक्टिव बहुत कुछ बोलता है। मेरा पर्सपेक्टिव, मुझे जो एजुकेशन दिया गया, मेरा जो अपब्रिंगिंग का सर्कल रहा, और मेरा सर्कमस्टेंसेस में जो चूज किया, उसी के हिसाब से मेरा लॉजिकल ब्रेन मुझे पर्सपेक्टिव देता है। मेरा पर्सपेक्टिव उसी के हिसाब से बनता है जो मैं पहले से मेरा डाटा स्टोर में, मेरा सबकॉन्शियस माइंड में, वो लाइब्रेरी में स्टोर करके रखा हूं। इसीलिए प्रकृति मेरा नजर में वैसा ही दिखेगा। आप प्रकृति क्या है, डॉक्टर अलग डेफिनेशन देंगे, इंजीनियर अलग डेफिनेशन देंगे, एडवोकेट अलग डेफिनेशन देंगे, फार्मर अलग डेफिनेशन देंगे, बिजनेसमैन अलग डेफिनेशन देंगे। वो उनका परसेप्शन है, क्योंकि उनका सोच विचार उसी हिसाब से डिजाइन किया गया। किसी को हम गलत नहीं बोल सकते। 5 उंगली को 5 उंगली अलग अलग, ठीक है। अभी हम बात कर रहे थे, हमारा लिटरेचर जो बोल रहा है उसको माने या ना माने। अगर हमारा लिटरेचर कोई पुराने साधु सन्यासी अपना जिंदगी इतना कंट्रीब्यूशन करके, मेहनत करके कुछ दिए हैं, और मेरे पूर्वजों ने उनको माना, काफी सारे लोग मान रहे हैं, तो कुछ ना कुछ सत्य उसमें छुपा हुआ है। प्रकृति को उन्होंने कुछ ना कुछ इंडिकेशन दिया है, उनको हमें मानना चाहिए। और हमें, मेरा जो परसेप्शन है उसके साथ मिक्सिंग करना चाहिए कि मेरा लिटरेचर ये बोल रहा है और मेरा परसेप्शन ये बोल रहा है प्रकृति के बारे में। तो सत्य आप निर्धारित कीजिए,
और मैं समझता हूँ सही तरीका से अगर ये विश्लेषण हम सब लोग करेंगे, सबका आउटकम एक ही निकलेगा, प्रकृति का डेफिनेशन एक ही निकलेगा। अपना ईगो का चश्मा निकाल देंगे तो ग्रीन का पत्ता ग्रीन दिखेगा, लाल फूल लाल दिखेगा, व्हाइट बीच व्हाइट दिखेगा। आप बाकी समझ सकते हैं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया विश्लेषण करते हैं आप, तारीफ है आपकी। जितनी तारीफ करी जाए उतना कम है आपके लिए। इतनी कम उम्र में आपने इतना ज्ञान प्राप्त किया है, इसके लिए मैं आपको सभी स्टूडेंट हूँ। बहुत बहुत ये धन्यवाद बहुत आपको। गहरा समुद्र है, मैं स्टूडेंट हूँ। महेश्वरी जी पांडे, महेश्वरी जी पांडे, महेश्वरी जी सुन पा रहे हैं पांडे जी? चलिए, मेरा अभी कोई प्रश्न इसलिए नहीं है कि मैं अनादि जी से पर्सनली बात करता हूं, करता रहूंगा और कल और कर लूंगा। सभी का धन्यवाद। और सभी ने बातचीत रखा। और एक विनती है पुनः सभी से कि हमें प्रश्न करना है, वक्ता बनना है। तो आप अभिषेक दादा से बात करिए और फिर वक्ता का स्थान ग्रहण करें। यहाँ वक्ताओं की कमी नहीं है, सभी ज्ञान के भंडार हैं, उनको सबको मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अभिषेक जी भी यात्रा में है और मैं भी यात्रा में हूँ, पर आज मुझे उनको एक रिकॉर्ड देना था, उसमें मैं कितना सफल रहा मुझे नहीं मालूम, ये तो आगे बात बताएगी। पर अनादि जी आपको खूब सारा आशीर्वाद, खूब सारा धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। मैं प्रणाम करता हूँ। आपका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छा आपने किए। अभिषेक जी से थोड़ी देर पहले मैं बात किया था, और आप लोग जो मंच तैयार किए, ये एक साधारण मंच नहीं है। इसी को 99% आप लोग सही तरीके से चला रहे हैं। पिछले संडे का कुछ कंपोनेंट्स को लेके मैं 0.01% शिकायत रखता हूँ। कभी आपको टाइम मिले, मेन सब्जेक्ट के ऊपर जो चाहता है एक लाइन उसको बोलने रखिए। अलग से वो शेर शायरी कविता चलता रहेगा। जब सब्जेक्ट है कोई चाह रहा है उसको बोलने दीजिए। काफी हमारे कमिंग जनरेशन के लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत जरूरी है। ऐसा प्लेटफॉर्म में कई जगह कोशिश किया, नहीं मिला। आप लोग एक जगह इतने अच्छे अच्छे विचारों को साथ के साथ, अलग अलग बैकग्राउंड के मास्टर के साथ एक जगह किए। मैं आपको रिस्पेक्ट करता हूं और फिर से आपको धन्यवाद देता हूं मुझे आज अपॉर्चुनिटी देने के लिए। मैं सीखते रहूंगा आपके प्लेटफॉर्म से। अगर कुछ ऐसा कुछ रहा तो मैं डेफिनेटली मेरे लेवल से जो हो सकता मैं कंट्रीब्यूशन करूंगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनादि जी। हम सभी भारत भूमि के हीरे हैं, हीरे, और आप तो बिल्कुल जवाहरात हैं। तो हम सभी लोगों को अपनी विचारधाराओं पे और अपने वक्तव्य पे ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। हमारे बीच में प्रदीप छाजेर जी हैं राजस्थान से, वो अपनी एक कविता रखेंगे, उसके बाद हम मीटिंग को खत्म करेंगे और कल फिर मिलेंगे 8:15 बजे। प्रदीप जी। हाँ ठीक है, प्रणाम सभी बड़ों को। और अनादि भैया छोटी उम्र के ही हैं तो इनको ओमरम, और बाकी सभी बड़ों को प्रणाम। और आंतरिक खुशी, जब भी अनादि भैया करे तो उनकी बात लेना जरूरी होता है। आंतरिक खुशी कमाने खाने लायक होने के बाद हर कोई चाहता है होना संपन्न हर दृष्टि से, क्योंकि उसकी दृष्टि में संपन्नता ही तो है आरामदायक व आनंददायक जीवन जीने का साधन। यहाँ आदमी अपनी सोच में करता है एक बहुत बड़ी भूल, नहीं जानता वह कि धन और उससे प्राप्त सुविधाएं जीवन को शारीरिक रूप से भले ही थोड़ा आरामदायक बना दें शरीर को, और परंतु वे कभी आंतरिक खुशी नहीं दिला सकते हैं। ये निश्चित है। जो भी आनंदी बहन ने कहा है, देखने में आता ही है कि धनवान से धनवान भी बहुत सी भौतिक सुविधाएं होने के बावजूद भी मन की स्थिरता नहीं पाता, और अस्थिर मन कभी आंतरिक खुशी का आनंद नहीं दिला सकता। यह नहीं वह नहीं कि मानसिकता से मन दुखित रहता है, जबकि स्थिर मन साधारण आदमी भी साधारणतया शांति व आनंद का जीवन ही जीता है। कहने का तात्पर्य है
आनंद और खुशी संपन्नता विपन्नता पर नहीं करती है, निर्भर अपनी सोच की और अपनी परिस्थितियों पर। एक बच्चा होता है खुश गुब्बारा खरीद कर, तो दूसरा उसे बेचकर। ये होती है परिस्थितियां, ये होती है अपनी आंतरिक खुशी। एक चिंतन है मेरा। संतुलित जीवन ही है थैंक यू। सज्जीवन। सांसारिक जीवन में भौतिक एवं आध्यात्मिकता में संतुलन बनाए रखना है अति उत्तम एवं आवश्यक। संतुलित जीवन ही होता है आनंददायक। भौतिकता की दृष्टि से कम समृद्ध लगता हो भरसक। उदाहरणार्थ, कोई रात दिन खटकर कमर तोड़ मेहनत कर अपार धन कमाकर धनाढ्य तो बन जाएगा, पर स्वास्थ्य अपना गंवा देगा धनाढ्य बनने की चाहत में, तो वह कामयाब नहीं, असफल ही समझा जाएगा। दूसरी ओर कोई स्वास्थ्य के प्रति अति सजगता दिखाता है कि काम धंधे की ओर विशेष ध्यान ही नहीं दे पाता है, फलतः जीवन की बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाता है, तो भी वह नाकामयाब समझा जाएगा। सफल संतोषप्रद सांसारिक जीवन के लिए जरूरी है दोनों का संतुलित जीवन। संत कबीर जी ने अति के बारे में सटीक कहा है, अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। जरूरी है अतः सफल सांसारिक जीवन के लिए सामाजिक आर्थिक और आध्यात्मिक स्तर पर सामंजस्य और समन्वय नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई भी तरह का संशय। थैंक यू, बहुत अच्छा। आपने आपका बात इतना आप सरल रखे काव्यों के माध्यम से, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। और हमारे साइकोलॉजी भी यही बोलता है 4 पिलर होता है हमारे लाइफ का बैलेंस करने के लिए। वो PQ, IQ, EQ, SQ। SQ आप समझते हैं, स्पिरिचुअल क्यूसेंट। तो हम आज जो बात कर रहे थे स्पिरिचुअल क्यूसेंट के ऊपर बात कर रहे थे। चीज जरूरी है, बेसिक रिक्वायरमेंट अगर हम अपने लाइफ में फुलफिलमेंट नहीं कर पाते हैं तो SQ के तरफ मुश्किल है, जाना मुश्किल है। अपना बेसिक रिक्वायरमेंट पहले आप फुलफिल कीजिए, आपके जो सराउंडिंग अपॉर्चुनिटी आपको देता है, तभी आप SQ में जा सकते हैं। पर SQ आपको मदद करेगा, लास्ट कंपोनेंट है आपका सच्चित आनंद प्राप्त करने के लिए। काफी सारे लोग आपको इंतजार कर रहे हैं आपको मदद के लिए। आप दूसरे को अप्रिशिएट करेंगे, दूसरे का पॉजिटिव सेंस को रिस्पेक्ट करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, तो आपके अंदर के पॉजिटिव सेंस को और कोई रिकॉग्नाइज करेगा, आपको रिस्पेक्ट करेगा। हम कलियुग में एक दूसरे को टांग खींचने में बिजी है, एक दूसरे का नकारात्मक तत्व, क्योंकि कलियुग का इंसान है, हमारे अंदर में 100% प्यूरिटी कहाँ आएगा, थोड़ा बहुत तो रहेगा ही, पर हमारा फोकस ज्यादा रहता है कि दूसरे का नेगेटिव चीज को सामने लाके उसको नीचे दिखा जाए और अपना ईगो का सामने रखे। थैंक यू, बहुत काव्यों के माध्यम से आपने बहुत अच्छा विचार रखा। आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी ने इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मुझे आज दिया, इतना अच्छा मंच है, ये आगे बढ़ना चाहिए। ये मंच को आप एकदम रेस्पेक्टफुली मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इसको अच्छे तरीके से आगे बढ़ाइए। कमिंग जनरेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज हमारे कमिंग जनरेशन बहुत कुछ मिस करेगा। थैंक यू अगेन, प्रणाम आप सभी को। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद अनादि जी। फिर आपको सुनेंगे किसी समय।